यस, गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट कर दिया। चैप्टर 1 का नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था बताइए। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कवर किया था। लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशन ऑफ ऑडिट कवर किया था कि ऑडिट क्या होता है, मीनिंग ऑफ ऑडिट, और कुछ बेसिक बातें जानी थी। और एक क्वेश्चन कवर किया था जिसमें ये 6 पॉइंट्स थे। बताओगे ये क्वेश्चन क्या था। हाउ वुड ऑडिटर इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। अब देखो ऑडिट में सबसे बड़ी जो दिक्कत बच्चों को फेस करने को मिलती है ना, वो पता क्या होती है कि सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखना क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये पॉइंट्स है, लेकिन ये पॉइंट्स है किसके। आपको ना बहुत सारी बातें जब धीरे धीरे करके कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सर सिमिलर सिमिलर सी लग रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं इसका टॉपिक क्या है। अगर आपने उल्टा सीधा लिखा तो नंबर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है हाउ वुड ऑडिटर इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। उसके लिए हमने 6 पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, ओके। बताओ ऑडिट की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज एन ऑडिट। गुड, ठीक है। सबको डेफिनेशन तो याद होगी सर ऑडिट क्या है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of its size and legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। independent examination होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, किसी भी एंटिटी की हो सकती है, और पर्पस क्या होता है, ओपिनियन देना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसका ऑब्जेक्टिव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरीके से बनाएगी, एज पर लॉ। उसके लिए एक वर्ड बताया था मैंने आपको, एज पर। एज पर एप्लीकेबल FRF, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखना, बहुत सारी जगह पे यूज होगा। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई जाती है, मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है वो कैसे बनाती है, एज पर एप्लीकेबल FRF। एप्लीकेबल FRF मतलब, FRF मतलब सिंपल भाषा में बता दो। FRF का मतलब क्या है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरीके से स्ट्रक्चरली प्रेजेंट किया जाएगा, उसे FRF बोलते हैं। जैसे कंपनीज की बात करें तो शेड्यूल 3 अलॉन्ग विद AS इंडेस। अच्छा, शेड्यूल 3 में भी ना 2 डिविजन्स होती हैं, पढ़ा था ना अकाउंट्स में, डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2। डिवीजन 1 इज फॉर दोस कंपनी विच आर फॉलोइंग AS। डिवीजन 2 इज फॉर दोस कंपनी विच आर फॉलोइंग इंडेस। ठीक है, तो अगर मैं किसी लिस्टेड कंपनी के FRF की बात करूंगा तो लिस्टेड कंपनी के FRF क्या बनेगा, शेड्यूल 3 डिवीजन 2 अलॉन्ग विद इंडेस। ये लिस्टेड कंपनी का FRF होगा। और जो AS वाली कंपनी है उसका FRF क्या रहेगा, शेड्यूल 3 डिवीजन 1 अलॉन्ग विद AS। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बनानी है। अगर कोई बैंक की बात करूंगा तो सर बैंक का FRF क्या रहेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो फॉर्मेट गिवन है उनका प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये उनका क्या बनेगा, FRF बनेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एप्लीकेबल FRF, जो FRF एंटिटी ने अडॉप्ट किया है, जो उसके लिए एक्सेप्टेबल FRF है, उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव इसका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की है। ऑडिटर इंश्योर करेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल FRF के हिसाब से बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। ठीक है, तो ये कुछ हमने बेसिक बातें जो सब कुछ मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग में कवर होता है, ये हमने देखी थी। अच्छा, ऑडिट से क्या मिलेगा यूजर्स को, यस, कि सर ऑडिटिंग गिव्स एश्योरेंस टू यूजर्स। व्हाट डू यू मीन बाय एश्योरेंस, आश्वासन, विश्वास दिलाना। तो उसके लिए टर्म क्या रहेगी, कॉन्फिडेंस। एश्योरेंस मींस कॉन्फिडेंस। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको ऑडिट पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि मैं आपको पूरा सिलेबस प्रॉपर्ली अच्छे से इन डेप्थ करा दूंगा। तो यानी कि मैं आपको क्या दे रहा हूं, एक कॉन्फिडेंस दे रहा हूं, आप मुझ पर विश्वास कर लोगे, विश्वास कर लोगे तो आप क्लास ज्वाइन कर लोगे।
ठीक है, तो यानी कि अगर आपने मुझे फीस भर दी तो यानी कि मैंने आपको एश्योरेंस दे दिया, कॉन्फिडेंस दे दिया, आपने मुझ पे क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। ठीक है, ऐसे ही ऑडिट होने से जो यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं और अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कि यूजर में एक आता है इन्वेस्टर्स, पब्लिक जो पैसा लगाने की सोच रही है। आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए सोच रहे हो, ठीक है, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से देखोगे, जो ऑडिटेड होंगे। क्यों, क्योंकि सर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यू कैन रिलाई, आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि भाई हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर ऑडिटेड है तो गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत कम होंगे। देखो ऑडिट कभी गारंटी तो देता नहीं है, ऑडिटर कभी भी क्या नहीं देता, गारंटी नहीं देता। तो इसके लिए भी मैंने आपको टर्म बताई थी, किस टाइप की एश्योरेंस देता है वो, रीजनेबल एश्योरेंस देता है। रीजनेबल एश्योरेंस मींस हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। एश्योरेंस लेवल इज हाई लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब 100% गारंटी नहीं है। क्या आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हो ऑडिटेड है, तो क्या ऑडिटर ये बोल देगा कि भाई 100% गारंटी है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी? सर 100% गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मैं 100%, खुद सोचना, क्या मैं 100% गारंटी दूंगा कि जो मैं पढ़ाऊंगा एज इट इज पेपर में आ जाएगा सीए एग्जाम्स में? क्या मैं गारंटी दे सकता हूं? नहीं, 100% गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ रीजनेबल एश्योरेंस तो दे सकता हूं। रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता हूं कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर तुम इसको ढंग से पढ़ जाओगे एग्जाम तो तुम्हारा निकल जाएगा। लेकिन हाँ 100 on 100 आ जाएंगे क्या? क्या इसकी गारंटी है क्या? नहीं। इसकी भी गारंटी नहीं है कि भाई सबके सब पास हो जाएंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर सबका पढ़ने का तरीका डिफरेंट होगा, कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा। मैंने अपनी तरफ से करा दिया लेकिन कोई उसे मीनिंगफुली अंडरस्टैंड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। अब जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर ने ऑडिट करके दे दिए, ठीक है, लेकिन यूजर ही उसे गलत इंटरप्रेट कर रहा है, यूजर ही उसे गलत समझ रहा है, अकॉर्डिंगली वो अपना डिसीजन गलत ले रहा है, तो वो ऑडिटर के ऊपर ब्लेम थोड़ा ना डाल देगा। वो तो उसकी गलती है ना, या जिससे भी उसने डिस्कस किया उसके कंसल्टेंट की गलती है कि भाई उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। ठीक है, तो ऑडिटर क्या देता है, जनरल ओपिनियन दे देता है ताकि यूजर्स उसको क्या कर ले, बिलीव कर ले। लेकिन आगे इंटरप्रेट कैसे करता है, डिसीजन मेकिंग कैसे करता है, वो यूजर का खुद का पर्सनल मैटर है, उसमें ऑडिटर इन्वॉल्व नहीं है। एक बैंक को लोन देना है कंपनी को, ठीक है, तो कंपनी अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर बैंक के पास पहुंच गई। अब बैंक लोन देगा नहीं देगा, ऑडिटर उसकी गारंटी थोड़ी ना ले लेगा। बैंक को तो जो चाहिए थे ऑडिटर ने वो पिक्चर सामने रख दी कि ये लो। अब बैंक को लगता है सही तो लोन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। वो बैंक का खुद का पर्सनल इंटरनल मैटर है ना। गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है तो गवर्नमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करेगी, तो उस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे विश्वास करे ना करे वो गवर्नमेंट का खुद का मैटर है। ऑडिटर ने तो ऑडिट करके दे दिया, दैट मींस ऑडिटर कॉन्फिडेंस दे रहा है यूजर को, लेकिन ऑडिटर ये नहीं बोल रहा कि भाई इसके बेसिस पे तुम डिसीजन ले लो। वो डिसीजन लेना यूजर का खुद का काम है। बात समझ में आती है? यानी कि ऑडिटर किसी भी तरीके की गारंटी नहीं दे सकता कि भाई सब कुछ ठीक होगा। वो एक रीजनेबल एश्योरेंस दे देगा, हाँ वो ये भी नहीं देगा कि भाई लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं देगा, फिर तो ऑडिट कराने का फायदा ही क्या हुआ। आज आप मेरी क्लास में बैठे हो, मैं आपको बोल दूं कि भाई बैठे रहो, कोई गारंटी नहीं है, मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता कि भाई पास हो गए नहीं हो गए, तो तुम मेरी क्लास में बैठोगे क्या? नहीं बैठोगे ना। आप ये कहोगे कि पता ही नहीं कि होगा नहीं होगा, फिर तुम क्यों बैठोगे? फिर विश्वास ही नहीं होगा ना उस चीज पे। तो यानी कि एश्योरेंस लेवल भी हाई होना चाहिए, दैट इज रीजनेबल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। तो ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में देखी थी, आज हम आगे बढ़ते हैं। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सर हाउ ऑडिट इज रिलेटेड विद डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स। डिफरेंट डिसिप्लिन्स मींस अलग अलग फील्ड से कैसे ऑडिट कनेक्टेड है। लाइक हाउ, एक बहुत बेसिक सा टॉपिक है, हाउ ऑडिट इज कनेक्टेड विद अकाउंटिंग, हाउ ऑडिट इज कनेक्टेड विद लॉ, इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग, एफएम एंड प्रोडक्शन। ठीक है, इन सब चीजों से ऑडिट कैसे क्या है, कनेक्टेड है। इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, तो देखो interdisciplinary nature of auditing, relationship with diverse subjects. Auditing is interdisciplinary in nature, एक वाइड टर्म है ऑडिट। हर जगह कहीं ना कहीं क्या हो जाए, हर चीज से कहीं ना कहीं क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है। ठीक है, इट ड्रॉज फ्रॉम डाइवर्स सब्जेक्ट इंक्लूडिंग अकाउंटेंसी, लॉ, behavioral science, statistics, economics and FM and make use of these subjects. Since the audit of financial statement
is concerned with financial information, a sound knowledge of accounting principle is fundamental requirement for an auditor of the financial statements to conduct audit and express thereon. देखो, अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो सर ऑडिट किसका हो रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हो रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके थ्रू बनाई जाती है? अकाउंटिंग प्रोसेस से निकल के आती है। तो यानी कि ऑडिटर को अकाउंटिंग की नॉलेज तो अच्छी होनी जरूरी है, अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन की, अकाउंटिंग प्रोसेस की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। उसकी नॉलेज के बिना ऑडिटर अपना ऑडिट कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ऑडिट इज हाईली कनेक्टेड विद अकाउंटिंग, ठीक है। साथ साथ गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉज एंड वेरियस टैक्स लॉ helps the auditor to understand financial statement in better way in accordance with applicable laws. अब सर ऑडिटर को अलग अलग लॉज की भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट। एक कंपनी को ऑडिट कर रहे हो तो कंपनीज एक्ट की नॉलेज ऑडिटर को होनी चाहिए। एक साउंड नॉलेज की बात कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, लेकिन एक साउंड नॉलेज होनी चाहिए। टैक्स लॉ, टैक्स में भी इनकम टैक्स होता है आपके पास और जीएसटी होता है, जो आप लोग अभी पढ़ते हो, आगे जाके कस्टम्स भी पढ़ोगे, ठीक है। तो यानी कि इन सब चीजों के बारे में ऑडिटर को पता होना चाहिए। ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है और कहता है मुझे इनकम टैक्स का आई भी नहीं पता, तो क्या वो ऑडिट कर पाएगा? ठीक से नहीं कर पाएगा। जीएसटी एप्लीकेबल होता है क्लाइंट के ऊपर, ऑडिटर को यही नहीं पता कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी किस पे लगता है किस पे नहीं लगता, जीएसटी की रिटर्न्स कैसे होती हैं, कब जाती हैं, क्या लिमिट्स है क्या नहीं है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ नहीं पता ऑडिटर को जीएसटी के बारे में। क्या वो ऑडिट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है, कंपनीज एक्ट के बारे में कुछ नहीं पता कि कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, कुछ नहीं पता, क्या वो ऑडिट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा है कि इसका एक्सपर्ट हो या ना हो इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इनकी एक डिसेंट नॉलेज होनी जरूरी है, एक साउंड नॉलेज होनी जरूरी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई ऑडिटर को किसी एरिया की नॉलेज वाकई में ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑडिट करने जा रहा है तो उसको उस एरिया का एक एक्सपर्ट अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक लिस्टेड कंपनी को ऑडिट करने जा रहा हूं, ठीक है। अब लिस्टेड पे आप लोगों को पता है कि क्या लग जाती है? सेबी गाइडलाइंस लगती है, ठीक है। अब मुझे सेबी गाइडलाइंस के बारे में पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि सर ना मैंने कभी ढंग से पढ़ी, ना मैंने कोई ऐसा प्रैक्टिकली क्लाइंट किया जिसके ऊपर सेबी एप्लीकेबल हो, ठीक है। अब मैंने ऑडिट तो एक्सेप्ट कर लिया, अब एथिकली मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक ऐसे एक्सपर्ट को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा जो सेबी की साउंड नॉलेज रखता हो। या तो मैं वो क्लाइंट ही एक्सेप्ट ना करूं, तो मुझे एक्सेप्ट करने से पहले देखना पड़ेगा कि क्या मेरे पास प्रॉपर रिसोर्सेज है या नहीं है। रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं होता कि भाई सामान इतना है या नहीं है, रिसोर्सेज में नॉलेज भी आ जाएगी, क्या नॉलेज उतनी है या नहीं है, ठीक है, स्किल्स उतनी है या नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एक्सपर्ट रखना पड़ेगा। मान लो अर्शिया को सेबी की नॉलेज है, अब वो मेरी फर्म में ना तो पार्टनर है ना वो मेरे फर्म में कहीं तरीके से जुड़ी हुई है, लेकिन मैंने इसके साथ एक रिटन बॉन्ड साइन किया। मैंने बोला कि भाई इस क्लाइंट के ऑडिट के लिए क्या आप मेरे साथ एज अ एक्सपर्ट जुड़ना चाहते हो? इसने बोला जुड़ी होंगी, उसके लिए वो फीस चार्ज करेगी मेरे से, ठीक है। तो मैं इसे एज अ एक्सपर्ट अपने साथ ऑडिट के लिए लेकर जा सकता हूं, फिर वो चलेगा। ऐसा होता ही है, एक ऑडिटर को सब चीज की नॉलेज हो जरूरी नहीं है, तो वो साथ में अपने साथ क्या करता है? एक्सपर्ट जरूर लेकर जाएगा, अगर नॉलेज नहीं है तो, ठीक है। तो या तो साउंड नॉलेज खुद हो, नहीं तो वो साथ में एक्सपर्ट ले जाए। तो यानी कि अलग अलग फील्ड से क्या रहेगा? ऑडिट का सब्जेक्ट आपका कनेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट auditor has to interact with a lot of person for seeking information and making inquiries. This can be done if one has sound knowledge of human behavior. सर ह्यूमन बिहेवियर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर पता होना चाहिए। ह्यूमन बिहेवियर में क्या आएगा कि सर सामने वाले को रीड करना आना चाहिए, उसकी इंटेंशन को थोड़ा बहुत समझना आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा बेवकूफ सा ना चला जाए कि भाई कोई भी कुछ भी बोल रहा है वो उसके बहकावे में आ रहा है, नहीं। वो इतना स्मार्ट होना चाहिए कि वो अपने क्वेश्चन रेज कर पाए, क्वेरी को रिजॉल्व कर पाए, सामने वाले की इंटेंशन समझ पाए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। एरोगेंट नहीं होना चाहिए, बदतमीज नहीं होना चाहिए, पोलाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब किस में आ जाएगा? ह्यूमन बिहेवियर में आ जाएगा। अब एक ऑडिटर है, वो बदतमीज है, वो कभी भी क्लाइंट के ऑफिस में चला जाता है और उनके ऊपर चिल्लाता है, जो मर्जी करता है, तो क्या ये एक अच्छा एथिक्स माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर को आपका खुद का भी बिहेवियर अच्छा होना चाहिए और सामने वाले का बिहेवियर स्टडी भी करना आना चाहिए आपको, ठीक है, डिसेंट तरीके से। नाउ
स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, ऑडिटर को अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करना पड़ता है टू ड्रॉ सैंपल्स इन साइंटिफिक मैनर. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ऑडिटर टू चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, सो यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू ड्रॉ सैंपल फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट इज मेड. अब देखो स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, स्टैटिस्टिक्स में आपने सुना होगा कि सर स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी होती है, कुछ सैम्पलिंग वगैरह होती है. अब बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है एक कंपनी में, एक एंटिटी में, ऑडिटर सारी ट्रांजेक्शन तो चेक करेगा नहीं. अब 1000 सेल्स के बिल्स हैं, क्या 1000 के 1000 सेल बिल चेक करेगा ऑडिटर? नहीं करेगा. उसको एक साइंटिफिक मैनर में एक सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे वो पूरे 1000 बिल्स का ओपिनियन दे सकता है. अब नाउ द क्वेश्चन इज, मान लो उसने 200 सैंपल सेलेक्ट करे कि भाई मैं 1000 के 1000 बिल तो चेक नहीं कर पाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं, इतना टाइम नहीं होता. ठीक है, अब भाई क्लाइंट तो पूरे साल भर अकाउंटिंग करता है, लेकिन उस चीज का ऑडिट 1 महीने के अंदर अंदर होना है. तो ऑडिटर क्या करेगा, कुछ साइंटिफिक मेथड यूज करेगा कि किस तरीके से मैं वो 200 आइटम सेलेक्ट करूं, जिसे हम सैंपल बोलेंगे आगे जाकर, किस तरीके से सैंपल सेलेक्ट करूं कि मैं अपने पूरे 1000 के 1000 सैंपल्स के ऊपर, आइटम्स के ऊपर अपना ओपिनियन दे पाऊं. उसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी, वहां पर स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व हो जाती है. ठीक है, इसके लिए हमारा एक स्टैंडर्ड भी होता है SA 530 ऑडिट सैंपलिंग, इसका नाम ही ऑडिट सैंपलिंग है. तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि भाई किस तरीके से ऑडिटर सैंपल वगैरह को चूज करता है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ती है. ठीक है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स helps the auditor to be familiar with overall economic environment in which specific business is operating. ठीक है भाई, बिजनेस जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है उसकी नॉलेज भी होना जरूरी है. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा, एक एंटिटी का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब सर उसके कॉम्पिटिटर्स क्या है, इंडस्ट्रियल मूवमेंट और उसकी खुद की मूवमेंट क्या है, ये सब क्या हो जाएगा उसके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाएगा. कि भाई कंपटीशन है भी या नहीं है, ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाएगा. बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज होती है जिसका प्राइस गवर्नमेंट ही फिक्स कर देती है, जैसे पेट्रोलियम, वहां पर कोई अपना राजा नहीं होता, वहां पर गवर्नमेंट फिक्स करके देगी प्राइस, इतने भी बेच रहे हैं. ठीक है, फार्मर जो क्रॉप्स वगैरह बेचता है उसका प्राइस भी गवर्नमेंट फिक्स करती है. ठीक है, तो यानी कि ऑडिटर को इन सब चीजों की नॉलेज होनी जरूरी है. ठीक है ना. फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM deals with issues such as fund flow, working capital management, ratio analysis, etc. And an auditor is expected to be knowledgeable about these, applying some of audit procedure and carrying out audit effectively. FM में क्या आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या आता है कि सर आपने थोड़ा बहुत शुरू किया होगा FM, तो आपने सुना होगा कि सर FM में बेसिकली 3 बातों की बात होती है. पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लो, 3 बातों की बात होगी. सबसे पहली बात कि सर पैसा कहां पर इन्वेस्ट किया जाए, जिसे बोलते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन. दूसरा क्या होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहां से रेज किया जाए. और तीसरा इज डिविडेंड डिसीजन, कहां कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. ठीक है, तो ये 3 हमारे क्या होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं, पिलर्स होते हैं. ठीक है, तो ऑडिटर को इन तीनों के बारे में बेसिक जानकारी होनी जरूरी है कि भाई क्लाइंट कैसे पैसा रेज करता है, ठीक तरीके से पैसा रेज करता है नहीं करता. कैसे रेज करेगा पैसा, शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, लोन लेकर. ठीक है, ऐसे पैसा रेज किया जाता है. इन्वेस्ट कहां करेगा, आइडल फंड्स जो होते हैं वो कहां पर इन्वेस्ट कर रहा है. ऐसे तो नहीं कि भाई जो पैसा है वो बहुत हाईली रिस्क की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, ये बहुत रिस्की होते हैं. ठीक है, एज कंपेयर टू शेयर्स वगैरह. ठीक है, तो ऐसा ना हो कि सारा का सारा पैसा रिस्क की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया, पता चला सारा ही पैसा डूब गया, फिर जो एसेट्स है वो भी बेचने पड़ रहे हैं लॉस को रिकवर करने के लिए. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब जैसे बैंकों की बात करूं तो सर बैंकों में तो RBI की रेगुलेशंस है इन्वेस्टमेंट के लेकर. RBI कहता है कि भाई आप 75% जो पैसा है वो लिक्विड इन्वेस्टमेंट में रखोगे, क्योंकि बैंकों में पब्लिक का पैसा है. ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक जो है वो 75% से ऊपर पैसा क्या करे कि भाई कहीं भी लगा दिया. ठीक है, वो कहते हैं 75% पैसा लिक्विड इन्वेस्टमेंट में रखना पड़ेगा, सिर्फ 25% पैसा ही ऐसा है जो बैंक अपने हिसाब से शेयर्स में या कोई और सिक्योरिटी में या थोड़ा रिस्की सिक्योरिटी में लगा सकती है, लेकिन उससे ऊपर नहीं. पता चला बैंकों ने क्या करा, 50% से ऊपर जो पैसा है वो हाईली रिस्की सिक्योरिटी में लगा दिया, और कल को डूब गया तो पब्लिक का पैसा ही डूबेगा ना. तो वहां पर RBI की रेगुलेशन होती है उस हिसाब से. ठीक है, तो ऑडिटर को इन सब चीजों के बारे में, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, इन सब चीजों के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है. ठीक,
फाइनेंशियल मार्केट वगैरह की भी किस तरीके से फंड को प्रिक्योर किया जाता है, इन सब चीजों की जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, एक बार फटाफट क्रक्स देखते हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर नथिंग बट रिजल्ट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। भाई ऑडिटर क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करता है। ऑडिट में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू हो रहा है, और वो कैसे बनती है, वो ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होती है। उसके बाद ऑडिटिंग एंड लॉ। Auditor should have good knowledge of the business laws affecting the entity. Sir, why only business laws? क्या खाली बिजनेस लॉ की नॉलेज होनी जरूरी है, या कोई क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, इनके बारे में भी ऑडिटर को पता होना चाहिए? बोलो। क्रिमिनल लॉ क्या होता है, जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, ये सब क्या होता है, क्रिमिनल लॉ होते हैं। नहीं भी पता हो चलेगा। यस कि सर उसे ऑडिट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करना है। अब उसमें सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ कहां से आ गया, उसके लिए तो लीगल एडवाइजर होगा ना कोई ना कोई। ठीक है, उसकी नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि उसकी नॉलेज एक्सपेक्टेड भी नहीं है, क्योंकि वो ऑडिटर ने कभी पढ़ा भी नहीं है। क्या आप लोग सीए में ये पढ़ोगे, क्या सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे, क्या नहीं पढ़ोगे? वो आपका कोर्स का पार्ट ही नहीं है। जो भी बिजनेस लॉज है ना, अच्छा बिजनेस लॉ में खाली कंपनीज लॉ टैक्स लॉ नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आएगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक होते हैं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वगैरह भी आएगा, और भी जो आपके पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, जो भी बिजनेस लॉज है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, बहुत सारे एक्ट होते हैं, बेनामी ट्रांजेक्शंस एक्ट, तो ये सब कमर्शियल लॉ है, बिजनेस लॉज है, इनकी भी नॉलेज ऑडिटर को होनी जरूरी है। ठीक है, auditing and economics, how they are connected. Auditor is expected to be familiar with the overall economic environment of the entity. क्लाइंट का ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, किस एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट करता है। कहीं ऐसा तो नहीं हाईली वॉलेटाइल मार्केट में है क्लाइंट। वॉलेटाइल मार्केट मतलब जहां बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइंस हो गया, और डेरिवेटिव्स हो गया, और जैसे गोल्ड सिल्वर कॉपर, कोई बंदा इसमें डील करता है, जैसे मेरा क्लाइंट है वो कॉपर में डील करता है, तो उसके तो बहुत वोलेटाइल बिजनेस है। ठीक है, तो मैं जब उसका ऑडिट करता हूं तो मुझे नॉलेज होनी चाहिए कि भाई गवर्नमेंट की कॉपर को लेकर पॉलिसीज क्या है, क्योंकि सब कमोडिटी है, इनके प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, तो उसकी वैल्यूएशन ठीक तरीके से वो करता है नहीं करता, ये सब मुझे देखनी पड़ेगी। ठीक है, ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी को मतलब ह्यूमन बिहेवियर थोड़ा सा रीड करना उसे आना चाहिए। नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज एसेंशियल फॉर एन ऑडिटर टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत ऑडिटर को पता होना चाहिए कि भाई ह्यूमन बिहेवियर क्या है। अब जैसे कल मैंने आपको बताया था एक ना सीरीज आई है जमुना पार करके, वो देखना बहुत अच्छी है, कल देखी मैंने रात को। तो उसमें जो वो न्यूली जो सीए बनता है वो लड़का, वो क्या करता है, वो एक फर्म में पार्टनर मतलब फर्म में पहले जॉब करता है, तो उसको पार्टनरशिप ऑफर कर दी जाती है। अब उसका जो पार्टनर होता है बहुत तेज होता है, क्यों, क्योंकि भाई उसने पार्टनरशिप ऑफर करी उसको फंसाने के लिए, सिर्फ उसे गलत बैलेंस शीट साइन करा देता है, उसके ऊपर ईडी तक का केस लगे तो बेचारा जेल चला जाता है। वो देखना, उससे आपको आपकी आंखें खुलेंगी कि भाई आंख बंद करके कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना चाहिए। उसकी बेचारे की सिर्फ ये गलती थी कि भाई वो थोड़ा सा ना हवा में उड़ गया था एकदम जल्दी से कि मैं सीए बन गया हूँ और मैं थोड़ा अच्छे एरिया में चला गया, तो वो हवा में उड़ गया। उसने क्या करा, वहां पर उस बंदे से जो उसका जो बॉस था उससे इंप्रेस हो गए, उसने हाथ बंद करके साइन कर दिए पार्टनरशिप डीड पर। और उस पार्टनरशिप डीड में ऐसा क्लॉज लिखा था कि भाई हम आपके डीएससी डिजिटल सिग्नेचर बिना परमिशन के यूज कर सकते हैं। अब उसने यूज कर लिए, और जो फेक बैलेंस शीट थी वो साइन कर दी कई करोड़ों रुपए की। ठीक है, तो यानी कि इंटेंशन देखनी पड़ती है। आपको कोई भी कोई डॉक्यूमेंट ऑफर कर रहा है, कल को आपके साथ होगी ये चीज, मैं बता रहा हूं, कल को आप किसी फर्म में जाओगे तो आपको पार्टनरशिप ऑफर करी जाएगी। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने टाइम पीरियड बाद पार्टनरशिप ऑफर करी जा रही है। उस बेचारे को 2 महीने बाद ऑफर कर दी थी, तो वो उसकी खुद की समझ होनी चाहिए थी कि भाई अभी तो मैं 2 महीने हुए मुझे सीए बने हुए, वो मुझे इतनी बड़ी फर्म का पार्टनर बना रहा है, कुछ तो गड़बड़ होगी। ये तो कोई भी समझ जाएगा कि भाई कुछ तो दिक्कत है। ठीक है, हाँ 10 साल 15 साल बाद ऑफर करी जाए तब तक तो वैसे ही बंदा एक्सपर्ट हो जाएगा, वैसे वो समझदार हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में ठीक है वो इतना भी मेच्योर नहीं था, समझदार नहीं था, लेकिन स्टिल इतना तो पता होना चाहिए कि भाई 2 महीने के अंदर अंदर पार्टनरशिप ऑफर करी है। खुद को नहीं पता कहीं से डिस्कस कर ले। उसके फादर ने उसे मना भी किया था कि भाई सोच समझ के साइन करियो, वो अपने पापा से ही लड़ रहा था, कह रहा आपको कुछ नहीं पता मैं कहाँ पहुंच गया और आप कहाँ हो, मतलब जो भी दिखाया उस मूवी में। तो यानी कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो डिस्कस करना इज बेटर। ठीक है, जो भी आप जिसको भी आप समझते हो पेरेंट्स से या कोई फ्रेंड, डिस्कस करो फिर डिसीजन लो।
इसको बोलते हैं ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना। अच्छा, डिस्कशन जिससे कर रहे हो, जो वो बातें बता रहा है, ऐसा नहीं है कि उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लो, दो तीन जगह और ओपिनियन लो। अब जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, कई बार डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई फलानी जगह दिक्कत है, ठीक है, मान लो डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई आपकी आईज में दिक्कत है, ठीक है, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, क्या आप आंख बंद करके उसकी बातों पे विश्वास करोगे कि हाँ करा लेता हूँ सर्जरी? नहीं, दो तीन जगह ओपिनियन लोगे ना। समझदार इंसान तो यही करेगा, दो तीन जगह पहले ओपिनियन लेगा, पूछ लेगा, कंफर्म कर लेगा कि एक्चुअली में दिक्कत है या नहीं है, सिर्फ पैसे बना रहा है वो। इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना। इतनी नॉलेज होनी चाहिए, यू आर नॉट अ ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट, लेकिन आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई आप कहीं ना फंस जाओ, पॉइंट ये है, ठीक है। ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। अब देखो, ऑडिटर को स्टैटिस्टिक्स वगैरह की जरूरत होती है क्योंकि सैंपल वगैरह सेलेक्ट करने पड़ते हैं, उसे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करनी पड़ेगी। सर मैथमेटिक्स कैसे? वैल्यूएशन, जहां भी वैल्यूएशन वगैरह की बात आएगी वहां पर थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगा ना। इन्वेंट्री वैल्यूएशन करनी है तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने में आपको मैथमेटिकल चीजें यूज करनी पड़ेगी ना, ठीक है भाई। अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स तो कनेक्टेड है ही है ना। ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इमर्जिंग फील्ड। ईडीपी ऑडिटिंग इज इटसेल्फ डेवलपिंग एज अ डिसिप्लिन इन इटसेल्फ। ईडीपी ऑडिटिंग मतलब आजकल जो ऑडिट होता है ना, वो सारा क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में होता है। आप किसी भी क्लाइंट के ऑडिट करने जाओगे, क्या आपको मैनुअल किताबें मिलती हैं? कल को जाओगे आप आर्टिकलशिप में, तो आप किसी भी क्लाइंट के जाओगे, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, मैनुअल तो कुछ मिलने का नहीं, सब कुछ सिस्टम बेस्ड होगा। आजकल ऑडिटिंग का जो टेक्निक है वो भी बदल गई। जब हमने ऑडिट करा था, हमने मैनुअली ऑडिट किया था, मतलब किताबें तो हमारे पास भी टैली में ही थी, सॉफ्टवेयर में ही थी, लेकिन ऑडिट मैनुअली किया था कि हम जाके उसे चेक कर रहे हैं, बिल्स को चेक कर रहे हैं। आजकल कुछ नहीं होता ये चीज, सब कुछ सिस्टम पे है। सिस्टम पे टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी। आजकल सॉफ्टवेयर के अंदर ही ऑडिट ट्रेल के फीचर आने लग गए हैं कि ऑटोमेटिकली जो ऑडिटर को इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसमें डालेगा, फीड करेगा, सामने निकल के आ जाएगी। तो जॉब इज बिकमिंग वेरी इजी बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। ये एक इमर्जिंग फील्ड भी है, ईडीपी ऑडिट। ईडीपी ऑडिट में क्या होता है कि भाई फ्रॉड्स एंड एरर को डिटेक्ट करना, ठीक है, थ्रू कंप्यूटराइज। अब क्या होता है ना, सिस्टम जनरेटेड फ्रॉड भी हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी में ऐसा होता है कि भाई सिस्टम में ही कुछ फ्लॉ है, उसको ढूंढना। इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, कल को क्वालिफाई करने के बाद ना आप एक कोर्स जरूर करना, एक कोर्स जरूर करना, अगर आपको ऑडिट में अच्छी फील्ड में जाना है तो, ठीक है। अगर आपको ऑडिटर ही नहीं बनना तो मत करना, लेकिन अगर आपको ऑडिट में अच्छी फील्ड में जाना है, अच्छे लेवल पे जाना है तो करना। फॉरेंसिक ऑडिट एंड फ्रॉड डिटेक्शन, FAFD, ICAI कराता है ये पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स है। फॉरेंसिक ऑडिट एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, यहां पर आपका काम ही यही होता है कि भाई कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में फ्रॉड को ढूंढना। बहुत मोटे पैसे मिलते हैं उसके, क्योंकि बहुत ही कम लोग करते हैं वाली चीज, FAFD। तो ये कोर्स करना। यहां पर जब आप देखोगे ना तो आपको सब पता लगेगा कि सिस्टम्स पे ऑडिट कैसे होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट होता है, बिग फोर में होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, ठीक है। तो ये सब चीजें आजकल क्या हो रही है, इमर्जिंग हो रही है। तो ऑडिटर को कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट की नॉलेज तो होनी, बहुत बेसिक नॉलेज होगी आजकल तो कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट की, तो उसकी नॉलेज होनी जरूरी है कि डेटा प्रोसेसिंग वगैरह कैसे होते हैं। अब सॉफ्टवेयर भी अलग अलग आते हैं, अकाउंटिंग करने के भी सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं। कैसे कैसे? जैसे टैली, ये तो बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर है, जो कोई ज्यादा महंगा अफोर्ड नहीं कर सकता वो टैली भी से यूज कर लेता है, ठीक है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो टैली भी से नहीं यूज करती, वो अपने खुद के कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाती हैं लाखों रुपए खर्च करके, ठीक है। तो ऑडिटर को उन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। अब सर पहले से नॉलेज होगी कोई जरूरी नहीं है, क्लाइंट से ही पूछेगा ना। तो क्लाइंट से पूछेगा, डिस्कस करेगा कि आपका सिस्टम कैसे चलता है, वो तो क्लाइंट ही बताएगा ना उसे, तो वो बताएगा सारी चीजें। तो ऑडिटर को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो समझ पाए। और ऑडिटर कहता है मुझे तो कंप्यूटर के बारे में नील बटा सन्नाटा, जीरो, मुझे कुछ पता ही नहीं कि भाई कंप्यूटर्स में कैसे काम होता है, फिर क्या ही ऑडिट करेगा, ठीक है। बहुत अब जैसे क्या हो ना, कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट धीरे धीरे, अब तो खैर बहुत ही पॉपुलर हो गया, लेकिन जब ये धीरे धीरे पॉपुलर होना शुरू हुआ था तो जो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, जो काफी पुराने हो गए थे, वो सब मैनुअल करते थे। जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया वो आज मार्केट से बाहर, अब उनको कोई काम नहीं मिलता, वो कुछ नहीं करते, वो रिटायर हो गया, नॉर्मल में जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपने आप को कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में अपडेट कर लिया वो आगे और बढ़ते चले गए। तो अपडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं पढ़ा रहा हूं, अब मुझे पता है भाई टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड ही नहीं होऊंगा तो मैं ज्यादा लेवल तक, ज्यादा अच्छे लेवल तक पढ़ा ही नहीं पाऊंगा।
ज्यादा बच्चों को खींच ही नहीं पाऊंगा। जब मुझे पता है कि भैया ऑनलाइन भी लेनी है, रिकॉर्ड भी करनी है, क्योंकि भाई खाली दिल्ली दिल्ली से ही मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो ऑल ओवर इंडिया अपनी क्लासेस को पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे तो क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकली अपडेट होना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं आउट ही हो जाऊंगा मार्केट से। ये चीज, ठीक है। ऑडिटिंग एंड एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज अबाउट वेरियस फाइनेंशियल टेक्निक्स, ठीक है, जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब, वर्किंग कैपिटल मतलब सर डे टू डे ऑपरेशंस के लिए फंड की रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल उसे बोलते हैं। उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, भाई आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपना डे टू डे ऑपरेशन चला लो। मान लो किसी बंदे का बिजनेस नहीं चल रहा, वो फिर भी अपने पास इतना बैकअप रखेगा कि वो रेगुलर खर्चे तो मीट कर पाए। भाई ऐसा ना हो कि सारा ही पैसा उसने एसेट्स में ब्लॉक कर दिया, रेगुलर खर्चे भी मीट नहीं हो पा रहे, फिर एसेट को बेचना पड़ रहा है। ऑब्वियसली जब एसेट बेचेगा तो नुकसान में बिकेंगे, तो वो तो खत्म ही हो जाएगा, नुकसान में चला जाएगा बंदा। तो इसको कैसे क्लाइंट मैनेज करता है, तो ऑडिटर को इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फंड फ्लो, पैसे का फ्लो, रेशियोज वगैरह, कैपिटल बजटिंग वगैरह, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्निक्स है, इनके बारे में ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए। एंड लास्ट इज ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन। गुड ऑडिटर इज वन हु अंडरस्टैंड द क्लाइंट, हिज बिजनेस फंक्शन सच एज प्रोडक्शन, कॉस्ट सिस्टम एंड मार्केटिंग। भाई एक अच्छा ऑडिटर वही होगा जो क्लाइंट के बिजनेस को अच्छे से समझ पाए, पूरा डेप्थ में ना समझ पाए, लेकिन उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसे होनी जरूरी है कि भाई कैसे प्रोडक्शन होती है, कॉस्ट सिस्टम क्या है उसका, मार्केटिंग टेक्निक्स वगैरह क्या है। इसकी नॉलेज अगर आपको अपने क्लाइंट की है, तब आप क्लाइंट का क्या कर पाओगे, अच्छा ऑडिट करे पे, मतलब तरीके से ऑडिट, उसका क्वालिटी ऑडिट कर पाओ। बोलो, ये बात समझ में आती है। हाउ ऑडिट इज कनेक्टेड विद डिफरेंट डिसिप्लिन, इज इट क्लियर? ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एग्जाम में आएगा, लेकिन स्टिल पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। इसको डाल देना मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा, हाई चांस, मतलब 70% चांस है इस चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो दो टॉपिक्स आएगा, या तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, या एक आएगा लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। 70% चांस है। तो ये दो टॉपिक आपके हाईली इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों हमारे कहां पर कवर्ड है, ऐसे 200 में। अब हम थोड़ा स्टैंडर्ड को भी शुरू करेंगे। अच्छा, मैंने अभी आपको ये नहीं बताया स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कितने तरीके के स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड शुरू कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन जिक्र है। इसके बाद एक दो टॉपिक बाद आ जाएगा कि सर ऐसे इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो पढ़ लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, कि सर ऑडिट कर रहे हैं तो उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ऑडिट किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 200। अच्छा, ऐसे 200 का नाम क्या है, नाम अच्छे से याद रखो। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, चलो लिखते हैं इससे पहले, लिखो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, लिखने की बातें कम ही रहेंगी, सब कुछ हम नोट्स में आपको दे दूंगा साथ में, पीडीएफ नोट्स, तो उससे काम आपका हो जाएगा, तो लिखने की बातें कम ही रहेंगी। लेकिन स्टिल जो मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगेगा उसको लिख लिया करेंगे ताकि याद रहे, क्योंकि ज्यादा लिखने में मैं लास्ट टाइम देखा था बहुत टाइम जाता है। एज पर ऐसे 200, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट in accordance with standards on auditing, as per SA 200
overall objectives of an independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing. The overall objectives of the auditor are: first, to obtain to obtain to obtain reasonable assurance reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material aspects in accordance with applicable FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ये पहला ऑब्जेक्टिव है. एंड सेकंड, to report on the financial statements and communicate as required by essays in accordance with auditors findings. These are the objectives of audit. नोट कर लो, फिर पढ़ते हैं. याद हो जाएंगे, है दिखने में बड़े बड़े, याद हो जाएंगे. इसको एनालाइज करेंगे ना, वर्ड बाय वर्ड याद हो जाएगा. डेफिनेशन भी याद होगी ना एनालाइज करते करते, ये सब याद हो जाएंगे. कोई भी चीज याद करनी है उसे ना पार्ट्स में ब्रेक कर दो. टेक्निकल चीज के लिए स्पेशली, जैसे कोई भी टेक्निकल चीज आप याद रख रहे हो, याद तो करनी पड़ेगी भाई, लिखोगे क्या, ठीक है, तो थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा. तो याद करने के लिए कोई भी टेक्निकल चीज है उसको पार्ट्स में ब्रेक करो, फिर हर एक पार्ट को एनालाइज करो, अपने आप याद हो जाएगा.
ठीक है, तो घबराना नहीं चाहिए लेंथ देखकर तो कभी भी। लिख लिया? ठीक है, देखो क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। सर कहां पर गिवन है? ऐसे 200, ऐसे 200 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ऐसे मीन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो पहला पहला ऐसे है, ऐसे 200, वो क्या कहता है, उसका नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। नाम से पता लग रहा है सर बेसिक स्टैंडर्ड है ये, पहला पहला ही स्टैंडर्ड होगा कि सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या है और ऑडिट किस तरीके से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से कंडक्ट करना है। ठीक है, एज पर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर आर, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर को क्या ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन करना है व्हाट, रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस देगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस देगा, रीजनेबल एश्योरेंस, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट whether the financial statement as a whole are free from material misstatements। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, इसका रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। ऑडिटर 100% गारंटी नहीं ले सकता कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट से पूरी तरीके से फ्री है, लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस तो ऑब्टेन करेगा। कैसे ऑब्टेन करेगा? उसके लिए उसे अपना ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट टेक्निक्स लगानी पड़ेगी, तभी तो वो कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error। misstatement किस वजह से हो सकती है, फ्रॉड की वजह से या एरर की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्या फाइनेंशियल क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स खाली फ्रॉड की वजह से होगी, खाली एरर की वजह से होगी, किसी की वजह से नहीं होगी, या बोथ? आंसर इज बोथ। मटेरियल मिसस्टेटमेंट में अराइज ड्यू टू फ्रॉड और एरर। मटेरियल मिसस्टेटमेंट मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक आइटम मिसस्टेटेड कब है, जब उसका ACPD अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर इज नॉट एडिक्वेट एज रिक्वायर्ड। एग्जांपल लिया था किसका, इन्वेंट्री का, कि भाई इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, उसकी क्लासिफिकेशन, उसका प्रेजेंटेशन, उसका डिस्क्लोजर जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ, या चारों में से कोई भी एक आइटम जैसी होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई, तो वो आइटम मिसस्टेटेड है। लेकिन अगर उस मिसस्टेटमेंट की वजह से यूजर का डिसीजन इफेक्ट हो जाएगा तो वो मटेरियली मिसस्टेटेड है। सारी मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं हो सकती। अगर कोई मिसस्टेटमेंट ऐसी है जिससे यूजर का डिसीजन अफेक्ट हो सकता है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट आ रहा है, तो वो मटेरियली मिसस्टेटमेंट माना जाएगा। अब वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर निकल गई है, वो किस वजह से हो सकती है, कोई फ्रॉड की भी इंटेंशन हो सकती है उसमें, या कोई एरर हो सकता है। तो ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। यहां तक बात समझ में आती है? thereby enabling the auditor to express an opinion on whether financial statements are prepared in all material aspects as per applicable FRF। जिससे अगर ऑडिटर ने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर लिया दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उससे ऑडिटर विल बी एनेबल्ड टू एक्सप्रेस द ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बनाई गई है। ठीक है ना भाई, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आती हैं दैट मींस वो ये कह सकता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल एस्पेक्ट में एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से नहीं है, क्योंकि गड़बड़ी तभी आ रही है, मिसस्टेटमेंट्स ही तभी आ रही है। अगर मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एस वगैरह, शेड्यूल 3 वगैरह को प्रॉपर्ली फॉलो ही नहीं किया गया, तो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से नहीं है ना। ठीक है, अगर वो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर रहा है कि भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, सब फ्री है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो ऑडिटर विल बी एनेबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बनी है। ये पहला ऑब्जेक्टिव है। आई बात समझ में? दोबारा पढ़ो। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल are free from material misstatement whether due to fraud or error, जिससे कि thereby enabling auditor to express an opinion that financial statements are prepared in all material aspects as per applicable
FRF। क्लियर होता है? अगला क्या है? अगला छोटा सा है। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? एश्योरेंस ऑब्टेन कर लिया, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है और ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बनी है। अब उसे एक्सप्रेस करो ओपिनियन को, यानी कि ऑडिटर को क्या करना है? रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसएस इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग्स। एश्योरेंस ऑब्टेन तो कर ली, लेकिन एश्योरेंस को लिखित में देना पड़ेगा ना ऑडिटर को। ऑडिटर किसके लिए ऑडिट कर रहा है बताओ? ऑडिटर किसके लिए ऑडिट कर रहा है? अच्छा, ऑडिटर मैनेजमेंट के लिए ऑडिट कर रहा है या यूजर्स के लिए ऑडिट कर रहा है? यूजर्स के लिए ऑडिट कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि उसे अपनी रिपोर्ट में बताना पड़ेगा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या कोई भी दिक्कत है तो उसे अपनी रिपोर्ट में बतानी पड़ेगी। तो ये रिपोर्ट देना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। ऑडिटर हैव टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अगर कोई उसे फाइंडिंग्स दिखती है, कोई उसे ऑब्जर्वेशंस दिखती हैं, तो उसे कम्युनिकेट करे एज रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अलग अलग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, अब जब आगे जाके पढ़ेंगे ना, तो हर एक स्टैंडर्ड कुछ ना कुछ स्पेसिफिक आइटम के बारे में बात करेगा, स्पेसिफिक एरिया के बारे में बात करेगा। जैसे एक होता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऐसे 505, जिसका नाम है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। चलो छोड़ो, ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज, कि भाई अगर कोई क्लाइंट अपनी रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन करता है, रिलेटेड पार्टी में क्या आएगा? एक कंपनी की रिलेटेड पार्टीज कौन से? राइट, कि सर डायरेक्टर्स, डायरेक्टर के रिलेटिव, की मैनेजरियल पर्संस, होल्डिंग सब्सिडीज, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, ये सब रिलेटेड पार्टीज ही तो होती हैं, ठीक है। तो अगर इनके साथ कोई ट्रांजैक्शंस हैं, उसके ऊपर कोई फाइंडिंग्स निकल के आती है, कोई ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन आती है, उसके लिए ऑडिटर को ऐसे 550 यूज करना पड़ेगा। उसमें ही लिखा हुआ है कि कैसे उसको इवेल्युएट किया जाएगा और कैसे उसके ऊपर अगर कोई दिक्कत निकल के आती है तो सामने कम्युनिकेट किया जाएगा, क्या एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव में ही लिखा हुआ है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, और अगर कोई ऑब्जर्वेशन सामने निकल के आती है तो उसे एज पर एप्रोप्रिएट एसेस कम्युनिकेट करना है। बोलो जी। ऑनलाइन हर स्टैंडर्ड में लिखा होता है कि भाई कोई भी मतलब किसी एस्पेक्ट पे दिक्कत है तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में उसे कैसे एड्रेस करेगा, क्वालिफाई कर सकता है रिपोर्ट को या नहीं कर सकता, अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता, या अगर मॉडिफाई नहीं करना तो कैसे कम्युनिकेट करेगा, कहां पर रिपोर्टिंग करनी चाहिए, किसके साथ डिस्कशन करना चाहिए, फिर वो रिजॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा मैटर, फिर अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर रिपोर्ट करते हैं। ये सारी चीजें प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है जो आप धीरे धीरे करके पढ़ोगे। हाँ जी, ऑनलाइन बताइए, क्या ये दो बातें, ये दो ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत समझ में आते हैं? अभी मैं एनालिसिस पे आऊंगा इसके, ठीक है। तो क्या है ऐसे 200, ऐसे 200 का नाम बताओ। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऐसे 200 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर आर, पहला, टू ऑब्टेन व्हाट? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट financial statement are free from material, financial statement as a whole are free from material misstatements whether due to fraud or error, and thereby enabling the auditor to express an opinion that financial statements in all material aspects are prepared in accordance with applicable FRF। देखो मीनिंग सेम होना चाहिए, एक तो वर्ड ऊपर नीचे कर दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। Second objective is to report on the financial statements and communicate as required by SS in respect of auditors finding in accordance with auditors findings। ठीक है, अब इसको देखते हैं एनालिसिस में। तो ये दो बातें मैंने आपको यहां पर लिखवा दी, ठीक है। अब एनालिसिस पे आते हैं। द एनालिसिस इज एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट, ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करना ऑडिटर को? रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस इज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एब्सोल्यूट एश्योरेंस। Absolute assurance is a complete assurance or guarantee that financial statement are free from material misstatement। Absolute assurance मतलब पूरी गारंटी है कि financial statement are free from material misstatement, but reasonable assurance is not a complete guaranteed
although it is a high level of assurance but is it not complete assurance. तो reasonable का मतलब क्या होता है सर? high but not absolute. reasonable means high but not absolute. तो ऑडिटर क्या ऑब्टेन करता है? ऑडिटर ऑब्टेन करता है रीजनेबल एश्योरेंस. Audit of financial statement is carried out by the auditor with professional competence and skill in accordance with SA. Audit procedures are applied in accordance with SAs. Audit evidence is obtained and evaluated. On basis of that, conclusions are drawn and opinion is formed. It leads to high level of assurance which is called reasonable assurance but not absolute assurance. अब ये ना ऑडिट प्रोसेस के बारे में बात कर दी यहाँ पर इसने. वो कह रहा है ऑडिट हमेशा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स के हिसाब से कैरी किया जाएगा एसएस को लगाकर. ठीक है. ऑडिट प्रोसीजर कैसे लगाने हैं वो भी एसएस में बताया जाता है. अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर लगा के ऑडिटर क्या करता है? एविडेंस ऑब्टेन करता है, एविडेंस को इवेलुएट करता है, कंक्लूजन ड्रॉ करता है, फिर उसके हिसाब से अपना ओपिनियन बनाता है. ठीक है. क्या लिख रहा है? ऑडिट प्रोसीजर्स आर अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद एसएस. ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड एंड इवेलुएटेड. ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंक्लूजन आर ड्रॉन एंड ओपिनियन इज फॉर्म्ड. ठीक है. तो ध्यान रखना कि ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए जाते हैं, प्रोसीजर्स के बाद एविडेंस कलेक्ट होते हैं, एविडेंस को इवेलुएट किया जाता है, कंक्लूजन ड्रॉ करा जाता है और ओपिनियन बनाया जाता है. मतलब यू कैन से कि सर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए जाते हैं, ऑडिट प्रोसीजर से क्या निकलता है? क्या कलेक्ट करता है? प्रोसीजर लगा लगा के क्या कलेक्ट करता है? एविडेंसेस कलेक्ट करता है. आप लोगों ने बचपन में वो बहुत देखा होगा, सीआईडी वगैरह. सीआईडी की टीम क्या करती थी? एविडेंस कलेक्ट करती थी. एविडेंस कलेक्ट करने के लिए क्या करते थे? वो पहले प्रोसीजर लगाते थे ना अपने, अलग अलग जगह जाते थे, इंक्वायरी करते थे, पूछताछ करते थे, सैंपल्स कलेक्ट करते थे. तो एविडेंस कलेक्ट कर लिए इन्होंने. ठीक है. अब एविडेंस के बेसिस पर क्या करते हैं? पहले वो एविडेंस को इवैल्यूएशन करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ सच एविडेंस. एविडेंस को इवैल्यूएट कर लिया, इवैल्यूएट करने के बाद कंक्लूजन ड्रॉ करते थे वो, और फिर उसके ऊपर अपना क्या देते थे? ओपिनियन देते थे. सीआईडी की टीम कोई मर्डर मिस्ट्री रिजॉल्व कर रही है. ठीक है. तो पहले वो क्या करेगी? अपने प्रोसीजर्स लगाएगी. उनके सामने कोई केस आया तो वो जहां पर वो वारदात हुई है वहां पर जाते थे, प्रोसीजर लगाते थे, एविडेंस कलेक्ट करते थे, कोई गवाह ले लिया, कोई सबूत ले लिया, ये सब एविडेंस हो गए. ठीक है. एविडेंस को फिर क्या करते थे? इवेलुएट करते थे. ठीक है. कई बार टेस्टिंग करनी पड़ती थी, कई बार कोई गवाह तैयार किया तो उसको इवेलुएट करना, उससे पूछताछ करना. ठीक है. इवेलुएट कर लिया, इवेलुएट करने के बाद फिर वो अपनी टीम बैठ के क्या करती थी? कंक्लूजन ड्रॉ करती थी कि भाई अलग अलग एविडेंस को इवेलुएट किया, क्या कंक्लूजन बनता है, और कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद वो क्या करती थी? अपना फैसला सुनाती थी, ओपिनियन देना. तो ऑडिट में भी यही है. वो भी तो कुछ एग्जामिनेशन हो रहा है, लेकिन वो इन डेप्थ एग्जामिनेशन है, उसे बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन. ये इतना इन डेप्थ नहीं है, इसलिए यहां पर रीजनेबल टर्म यूज हो रही है. वो गारंटी देते हैं भाई, वो लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते तो वो गारंटी देते हैं कि हम मुजरिम को पकड़ेंगे, लेकिन ऑडिटर यहां पर गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन वो रीजनेबल एश्योरेंस तो दे रहा है, एक कॉन्फिडेंस तो दे रहा है ताकि सामने वाला कुछ डिसीजन ले पाए. तो क्योंकि यहां भी एग्जामिनेशन हो रही है तो प्रोसेस तो वही चलेगा ना. प्रोसीजर लगाएंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, कंक्लूजन इवेलुएट करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, फिर अपना ओपिनियन देंगे. ठीक है. लेकिन ये सारी चीजें करते करते ऑडिटर क्या करेगा? एक रीजनेबल एश्योरेंस की ऑब्टेन कर पाएगा, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा. यार इतना काम कर लिया, प्रोसीजर लगा लिए, एविडेंस कलेक्ट कर लिए, कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए, इवेलुएट कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो एश्योरेंस का लेवल तो बढ़ ही जाएगा ना, हाई लेवल तो पहुंच जाएगा, लेकिन गारंटी कभी नहीं हो सकती. ये ध्यान रखना. ठीक है. समझ में आती है रीजनेबल एश्योरेंस टर्म. उसके बाद misstatements in the financial statement can occur due to fraud or error or both. misstatement किस वजह से हो सकती है? फ्रॉड से भी हो सकती है, एरर से भी हो सकती है, दोनों से भी हो सकती है. ठीक है. The auditor seeks to obtain reasonable assurance whether financial statement as a whole
are free from material misstatement caused by fraud or error. He has to see effect of misstatement on the financial statement as a whole in totality. ठीक है, यानी कि मिस स्टेटमेंट का इंपैक्ट जो है वो उसे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देखना पड़ेगा कि कोई मिस स्टेटमेंट अगर निकल के आई है तो क्या वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट तो नहीं कर रही है. इन टोटलिटी ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा. ठीक है, ऑब्टेनिंग reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement enables the auditor to express opinion on whether the financial statement are prepared as per applicable FRF. कि एक बार एश्योरेंस ऑब्टेन हो गई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है ड्यू टू फ्रॉड और एरर, तो ऑडिटर अपना ओपिनियन दे सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बनाई गई है. अब इस ओपिनियन को ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट में डाल देगा. The opinion is reported and communicated in accordance with auditing findings through a written report as required by SS. ठीक है, रिपोर्ट कैसे बनानी है उसके लिए भी सेपरेट एसेस है. ठीक है, तो ऑडिटर को अपना ओपिनियन क्या करना पड़ेगा, अपनी ऑडिट फाइंडिंग्स वगैरह क्या करनी पड़ेगी, एक रिपोर्ट में, एक रिटन ऑडिट रिपोर्ट में डालनी पड़ेगी. कम्युनिकेशन ऐसे ही होगा, वर्बली कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ रिटन फॉर्म में होगा. तो दीज आर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट. हाँ, ये दो ही है. ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो ये दो ही है आपका आंसर. हाँ जी, ये दो ही है. ये तो एनालिसिस है, उसको समझने के लिए डालो. एक ओवरव्यू. ऑब्टेनिंग अ रीजनेबल एश्योरेंस that financial statement as a whole are free from material misstatement. Gaining a reasonable assurance leads to formation of opinion whether financial statement are prepared in accordance with applicable FRF. Report on the financial statement, reporting of opinion in accordance with audit findings, communication of reporting and communicating in accordance with SS. ठीक है, तो these are the objectives of audit. दोबारा एक बार देखते हैं, याद रखो. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट दो. पहले ऐसे का नाम, ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिटिंग इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर क्या है, पहला, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion that financial statements in all material aspects are prepared in accordance with applicable financial reporting framework. Second, to report on the financial statements and communicate as per standards on auditing in accordance with audit findings. हो जाएगा याद, बताइए. चलो, एक केस स्टडी है, मैं नोट्स में डाल के दूंगा आपको, लेकिन उसका क्रक्स बता देता हूं. एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, इसका ऑडिट हो रहा है, लेट्स से फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ऑडिट हो रहा है. इसका ऑडिट कौन कर रहा है, ऑडिट कर रहा है अपना वही CH अमन. ये ऑडिट कर रहा है, इसका ऑडिटर है ये इसका. ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गो थ्रू कर रहा है ये. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गो थ्रू करते हुए इसके सामने ना कुछ बातें निकल के आती हैं. क्या बातें निकल के आती हैं, ऑडिट टीम भी साथ में, इसकी ऑडिट टीम भी है. तो
तो ये सब क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक रिव्यू ले रहे हैं। तो उनके सामने क्या बातें निकल के आती हैं, बातें निकल के आती है कि सर एक्सपेंसेस में क्या है, एरर्स है। एरर को मिस स्टेटमेंट बोल सकता हूं, एक्सपेंसेस में मिस स्टेटमेंट है, लेकिन वो मटेरियल है। देखिए अगर मटेरियल नहीं है तो इतनी कोई लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं है, मटेरियल है वो, पहला पॉइंट ये निकल के आता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 13 इज नॉट कंप्लाइड विथ, और कंपनीज एक्ट 13 के हिसाब से इन्होंने बहुत सारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्वेश्चन अराइजेस, क्या ऑडिटर को, उसकी टीम को इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते समय रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगी? बोलो, रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी? कैसे मिल जाएगी सर? नहीं मिलेगी, ऑब्जेक्टिव यही कहता है ना, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो सर एरर है, मटेरियल है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हुआ जा रहा, तो यानी कि ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। एक मिनट, नॉट एबल टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। नाउ द क्वेश्चन इज सर करे क्या वो? करने की बातें सारी स्टैंडर्ड में लिखी हैं, ठीक है। वैसे इस केस में क्या होगा सर, इस केस में ऑडिटर विल क्वालिफाई हिज रिपोर्ट, वो अपना ओपिनियन क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा, डिस्कशन करेगा मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करने के बाद अगर मैनेजमेंट ठीक करके देती है चीजें तो आगे कंटिन्यू कर लेगा, अकॉर्डिंगली एक्शन लेगा। अच्छा ठीक कर दिया तो उसके भी एविडेंस कलेक्ट करेगा कि भाई ठीक करा है या नहीं करा, उस एविडेंस को इवैल्यूएट वगैरह भी करेगा, सारी चीजें करेगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रही है और ऑडिटर को ऑडिट करना ही है तो वो अपनी रिपोर्ट को क्या करेगा, क्वालिफाई कर देगा, ठीक है, या डिस्क्लेमर दे देगा कि भाई मैं ऑडिट नहीं कर पा रहा। जो भी करेगा रिटर्न फॉर्म में करेगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन था ये, क्लियर है? नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट इंक्लूड्स। ऑडिट में क्या क्या चीजें कवर है, क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता। अगेन नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है। स्कोप ऑफ ऑडिट, सर ऑडिट में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता है। स्कोप मतलब दायरा, ठीक है। स्कोप रेफर्स टू रेंज और रीच ऑफ समथिंग, क्या दायरा है। The purpose of an audit is to enhance the degree of confidence of intended user in the financial statement. Okay, पता है हमें सर। यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छा यूजर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, इंप्लॉइज, कस्टमर, गवर्नमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटी, बैंकर एटसेट्रा। तो हर एक यूजर का क्या हो जाता है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर एक कॉन्फिडेंस, एक एश्योरेंस मिल जाता है, उन्हें कॉन्फिडेंस मिल जाता है, ठीक है। Enhancing the degree of confidence is achieved by expressing an opinion by the auditor on whether the financial statement in all material aspects are in accordance with applicable FRF. कैसे बढ़ेगा यूजर का कॉन्फिडेंस, कैसे बढ़ेगा, जब ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड वो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बनाई गई है। तो अपने आप आ जाएगा, यूजर का कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, यूजर के सामने पिक्चर आ जाएगी तो वो अपना डिसीजन ले पाएगा, ठीक है। एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेबल इन व्यू ऑफ द नेचर ऑफ द एंटिटी एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दैट इज रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ और रेगुलेशन। पढ़ा था मैंने लास्ट क्लास में, लिखी हुई थी ये डेफिनेशन, थोड़े वर्डिंग्स इधर उधर थे लेकिन मतलब यही था। एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब क्या है, वो फ्रेमवर्क जो एंटिटी ने अडॉप्ट किया है फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कैसे अडॉप्ट किया है कि सर जो उसके लिए एक्सेप्टेबल है, कैसे पता लगेगा एक्सेप्टेबल है, उसके नेचर के बेसिस पर, उस एंटिटी के ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर, लॉ और रेगुलेशन के बेसिस पर, तभी तो पता लगेगा कि भाई इसका फ्रेमवर्क क्या है। जैसे इन केस ऑफ कंपनीज इन इंडिया एफआरएफ इज प्रोवाइडेड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13, ठीक है। The following points are included in the scope of audit of financial statements. अब आता है कि सर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है स्कोप में।
फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद ये तो आ जाएगी इंक्लूजन्स, और फिर इसके बाद आएगा एक्सक्लूजन्स, क्या इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो पहले देखते हैं इंक्लूजन्स क्या क्या इंक्लूडेड है। फर्स्ट इज कवरेज ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। ओके, आप ऑडिट कर रहे हो एक एंटिटी का, कंपनी का, क्या सारे एस्पेक्ट को कवर करके चलोगे, या किसको छोड़ दोगे, किसी को कर लोगे, या सब कुछ कवर करके चलोगे? सब कुछ कवर करके चलोगे, एक रीजनेबल तरीके से सब कुछ कवर करके चलोगे। 100% सब कुछ कवर करना जरूरी नहीं है, लेकिन रीजनेबल तरीके से सब कुछ कवर करोगे। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं ऑडिटर हूं, सारी चीजें तो मैं देख नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं एक काम करता हूं, फिक्स एसेट्स को छोड़ देता हूं, बाकी सब देख लेता हूं। नहीं, आपको सब कुछ कवर करना है। हाँ, सब में से रीजनेबल सैंपल सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कवर आपको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मींस कवरेज ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। Audit of financial statement should be organized adequately to cover the all aspects of the entity relevant to financial statement being audited। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट में जो जो भी चीजें ऑडिटर के स्कोप में आती है, वो सारे एस्पेक्ट उसको कवर करने पड़ेंगे। एक एग्जांपल लेता हूं, आप ही बताना। मैं क्लाइंट को ऑडिट कर रहा था, उसके पास ना चाइल्ड लेबर है। चाइल्ड लेबर रखना इज प्रोहिबिटेड, अलाउड नहीं है। उसके बाद चाइल्ड लेबर है। अब क्या मुझे देखना चाहिए कि भाई चाइल्ड लेबर है तो इसके अगेंस्ट भाई क्या मुझे कहीं कंप्लेंट डालनी चाहिए, या मुझे कुछ एक्शन लेना चाहिए, या मुझे कहीं कोई रिपोर्टिंग करनी चाहिए कि भाई चाइल्ड लेबर यूज कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, ये वो, क्या मुझे ये चीजें डिस्क्लोज करनी जरूरी है, बताना चाहिए? क्या ये सारे एस्पेक्ट में कवर होगा या नहीं होगा? या मेरा काम है कि भाई चाइल्ड लेबर है, वेजेस पे हो रही है, तो वो प्रॉपरली उनके अकाउंट में जा रही है नहीं जा रही, काम खत्म। या मुझे चाइल्ड लेबर अगर वो है उनके पास तो उसके बारे में भी देखना पड़ेगा। बताओ। नहीं, बुरा तरीके से बात नहीं है, चाइल्ड लेबर रखना ही अलाउड नहीं है, इलीगल हो गया है, तो प्रोहिबिटेड है। तो मुझे देखना चाहिए, क्या मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ बता दूं, रिपोर्ट कर दूं? चलो, आपने बोला नहीं। अब आता है दूसरा पॉइंट पे। एक एंटिटी है, उसकी फैक्ट्री है, और वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बहुत सारे नोटिस उसके पास आ रखे हैं कि भाई रोको, बैन हो जाएगा, ये हो जाएगा। फैक्ट्री कोई एक्शन नहीं ले रही, कंपनी कोई एक्शन नहीं ले रही, बताना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, सब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कह रहे हो रिपोर्ट कर दो, चाइल्ड लेबर कह रहे हो छोड़ दो। चलो, तुमने बोला सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चाइल्ड लेबर रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। एक कंपनी है, ध्यान सुनना, एक कंपनी है, उसके डायरेक्टर्स वुमेन हरासमेंट करते हैं, और ऑडिटर के सामने ये बात आ गई कि वुमेन हरासमेंट होती है। अब क्या इसके बारे में ऑडिटर को कहीं कुछ बताना चाहिए? अब बताओ, ये पॉइंट सही बोला सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के से रेलेवेंट मुद्दा तो होना चाहिए। आंसर इज चाइल्ड लेबर का बताना चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला बिल्कुल बताना चाहिए, वुमेन हैरेसमेंट नहीं भी बताएगा कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके दायरे में नहीं आ रहा। क्यों? देखो, चाइल्ड लेबर है, वेजेस पे हो रही होंगी उसे, वेजेस पे हो रही है, तो ऑडिटर वेज रजिस्टर चेक कर लेगा। वेज रजिस्टर उसने चेक कर लिया, और उसके सामने आ गया कि भी कुछ जो लेबर ऐसी है वो तो छोटी छोटी सी है, तो ऑडिटर बताएगा। लेकिन अगर वो सामने बात ही नहीं आई ऑडिटर के, फिर वो नहीं बताता, तो उसके दायरे की बात नहीं है। लेकिन अगर सामने आ गई फिर ऑडिटर छुपा रहा है, तो फिर गलत है, फिर उसने सही नहीं किया। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नोटिस आ रखे हैं, हैवी हैवी पेनल्टी लग रखी है। अब उसको तो अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, क्लाइंट को प्रोविजन बनाना पड़ेगा उसका। वो नहीं बना रखा तो ऑडिटर तो देखेगा ही देखेगा ना, उस चीज को रिपोर्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा। वुमेन हरासमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई इंपैक्ट नहीं है, अनलेस कोई केस ना लग गया हो, और अगर केस भी लगेगा तो उसका सिविल क्रिमिनल लगेगा। कोई उसका कोई, हाँ ट्रैक्टर पे लगेगा, नहीं कंपनी में भी लग जाएगा कि भाई कंपनी के ट्रैक्टर्स गलत है, खराब है,
तो कंपनी के ऊपर भी लग सकता है, एक्शन ले सकती है। हो गई। अगर कोई कंपनी के डायरेक्टर्स ऐसे करे तो कंपनी का नाम खराब होना बनता ही है। हाँ, कह सकते हो कि सर कंपनी पे ना हो गए, डायरेक्टर्स पे होगा, लेकिन कंपनी की इमेज भी उससे खराब तो होगी ही होगी। ठीक है। तो जो वुमेन हरासमेंट है ना, वो ऑडिटर के स्कोप में नहीं है, क्योंकि दैट इज नॉट रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन चाइल्ड लेबर उसको वेजेस पे होती है तो वो रेलेवेंट है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पेनल्टी के नोटिस आ रखे हैं तो वो रेलेवेंट है, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या कहता है, ऑल आस्पेक्ट शुड बी कवर्ड। किसी भी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलेवेंट आइटम होगी, कनेक्टेड आइटम होगी, उसको ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट मींस कि सर ऑडिटर के पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है, तो ऑडिटर एटलीस्ट ये इंश्योर कर ले कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है क्या वो विश्वास करने लायक है या नहीं है, सफिशिएंट है या नहीं है। मतलब किस सोर्स से आ रही है, तो ऑडिटर उसे इंश्योर कर लेगा, चेक कर लेगा कि वो सही सोर्स से आ रही है नहीं आ रही। ठीक है। द ऑडिटर शुड बी रीजनेबली सेटिस्फाइड that information contained in the underlying accounting records and other source data like bills, voucher, documents, etc. is reliable and sufficient basis for preparation of financial statement. अच्छा, the auditor makes a judgment of reliability and sufficiency of financial information by making a study and assessment of accounting system and internal controls and by carrying out appropriate test, inquiry and procedures. Okay. वो कहते सर ऑडिटर को ना जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर के सामने आती है, जिस इंफॉर्मेशन को यूज करके क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, तो वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं है। वो जिस सोर्स से आती है इंफॉर्मेशन, क्या वो सोर्स सही है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं अपने आप ही इंटरनली इंफॉर्मेशन बनती है और उसको यूज कर लिया जाता है, नहीं। ऑडिटर टेस्टिंग करेगा, सैंपल बेसिस पे चेक करेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट्स सही है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है, सफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है। इसकी जजमेंट करेगा ऑडिटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जजमेंट। देखो, ऑडिटर इज नॉट एक्सपर्ट ऑफ ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स। ये ध्यान रखना कि सर डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए ऑडिटर को एक्सपर्ट नहीं बोल सकते आप। उसका काम ये नहीं है कि वो हर एक डॉक्यूमेंट को देखे, एग्जामिन करे कि वो ठीक है या नहीं है, वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। वो एक जजमेंटल डिसीजन ले सकता है कि भाई सफिशिएंट रिलायबल है या नहीं है। डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी चेक करनी है तो कोर्ट में जाओ ना, किसी एडवोकेट से बात करो, वो बताएगा कि डॉक्यूमेंट ठीक है या नहीं है। अब प्रॉपर्टी के पेपर्स है, अब प्रॉपर्टी के पेपर्स एक्चुअली में 100% जेन्युइन है या नहीं है, वो तो कोर्ट या कोई वकील ही बताएगा ना, ऑडिटर थोड़ा ना बताएगा। ऑडिटर तो एक रीजनेबल एश्योरेंस ले लेगा कि भाई वो हाँ वो ठीक है, भाई नोटराइज्ड है, कोर्ट का स्टैंप पेपर है, तो ऑडिटर बोलेगा कि हाँ ठीक ही है। लेकिन एक्चुअली में वो वैलिड है या नहीं है, उसकी इन डेप्थ नॉलेज होनी जरूरी नहीं है ऑडिटर को, क्योंकि ऑडिटर इज नॉट एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। ठीक है। तो ऑडिटर को क्या लेना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी चेक करनी पड़ेगी, जिसके लिए वो एक जजमेंट लगाएगा। जजमेंटल डिसीजन है ये। मान लो कोई डॉक्यूमेंट, मैं भी ऑडिटर हूं, अर्षा भी ऑडिटर है, कोई डॉक्यूमेंट मुझे ठीक लग रहा है, हो सकता है इसे ठीक ना लगे, दैट मींस जजमेंटल डिसीजन है। मैं एक डॉक्यूमेंट के ऊपर एग्री कर गया, हो सकता है वो उस डॉक्यूमेंट पे के ऊपर कोई पॉइंट निकाल देगी, यहां मुझे गड़बड़ लग रही है, उसके लिए वो एडिशनल कुछ चीज प्रूफ मांग सकती है। लेकिन अगर मुझे ठीक लग रहा है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्योंकि ये जजमेंटल डिसीजन है, इसका कोई रूल्स नहीं है कि भाई ऐसे चेक करना है, क्योंकि वो इसके फील्ड की बात नहीं है। ठीक है। तो ऑडिटर को रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी। उसके बाद ऑडिटर के स्कोप में और क्या आएगा, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि क्या मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली, हर तरीके से प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है या नहीं किया। ठीक है। द ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड whether relevant information is properly disclosed in the financial statements. He should also keep in mind applicable statutory requirement in this regard. क्या कह रहा है कि जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, क्या उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया गया है या नहीं किया गया है, उसके लिए उसको क्या रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी देखना पड़ेगा, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। इट इज डन
by ensuring that financial statement properly summarize transaction and events recorded therein, and by considering the judgment made by management in preparing the financial statements. अब मैनेजमेंट भी क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करने के लिए वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए वो एक समरी बनाती है जिसे नाम देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगेन क्या करती है मैनेजमेंट, कुछ ना कुछ जजमेंट्स लगाती है जिसे आप अकाउंटिंग पॉलिसीज भी बोलते हो। अलग अलग क्या लगानी पड़ती है सर, अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाते हैं, ठीक है। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज अगेन क्या है, एक जजमेंटल डिसीजन है, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे डेप्शन लगाना, डेप्शन लगाने के लिए लाइफ का एस्टिमेट लेना, स्क्रैप वैल्यू का एस्टिमेट लेना, वो जजमेंटल डिसीजन है ना। तो ऑडिटर चेक करेगा कि जो मैनेजमेंट ने जजमेंट लगाई है क्या वो एप्रोप्रिएट जजमेंट है या नहीं है। मान लो कोई एसेट है, दिखने से पता लग रहा है 5 साल से ऊपर का नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट ने एस्टिमेट लगा लिया 15 साल, तो वो तो ऑडिटर बताएगा ना कि भाई ये तो इसकी लाइफ ही 5 साल है, आप कैसे 15 साल लगा रहे हो। जैसे आजकल एसीज है, ठीक है, अब एसी 5-7 साल से ऊपर नहीं चलते, कोई भी एसी ले लो 5-7 साल बाद वो खराब ही हो जाता है, डिस्कार्ड ही करना पड़ जाता है, लेकिन मैनेजमेंट ने एस्टिमेट लगा लिया 15-20 साल का, तो वो तो गलत है ना, उनका जजमेंट गलत है। तो ऑडिटर को इसे भी क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा, इसके स्कोप में आ जाएगा ये चीज कि जो मैनेजमेंट ने जजमेंट लगाए हैं उसको इवेल्युएट करना, ठीक है। The management is responsible for preparation and presentation of financial statement, making many judgment in the process of preparing and presenting financial statement. For example, choosing of appropriate accounting policies in relation to various accounting issue like choosing method of charging deduction, कैसे deduction लगाना है, चूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कैसे इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, ये सब क्या है मैनेजमेंट का जजमेंटल डिसीजन है। तो ऑडिटर को इसे भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा। पॉलिसीज होती हैं ये अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो ऑडिटर हैव टू चेक अकाउंटिंग पॉलिसीज आल्सो कि क्या वो क्लाइंट के हिसाब से सूटेबल है या नहीं है। जैसे क्लाइंट की जो मशीनरी है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है तो उसे जल्दी डेप्रिशिएट करना पड़ेगा ना, ठीक है भाई। प्रोडक्शन 24 आवर्स प्रोडक्शन चलती है, बहुत सारी कंपनी होती है 24 आवर्स प्रोडक्शन चलती रहती है, मशीनरी 24 घंटे चलती है, सिर्फ बीच में 2-3 घंटे रेस्ट मिलता है, लेकिन 20-22 घंटे तो चलती चलती है, ठीक है। तो वो जल्दी डेप्रिशिएट होगी, जल्दी डेप्रिशिएट होगी तो हाई रेट ऑफ डेप्रिशिएशन शुड बी चार्ज्ड, ठीक है। या फिर उसकी लाइफ कम रखो, अपने आप ही ज्यादा जल्दी डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो उस चीज को तो ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा नहीं करेगा, करेगा। The auditor evaluates selection and consistent application of accounting policy by management. आपको पता है कि भाई क्लाइंट को जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं उसको एक बार अगर मैनेजमेंट ने सिलेक्ट कर लिया तो दैट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। ऐसा कौन कहता है, AS1 कहता है। AS1 का नाम पता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, अभी तो आप पढ़ोगे AS, ठीक है। तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज AS1 कहता है कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, और एक बार सिलेक्ट कर लिया दैट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। ऑडिटर हैव टू इवैल्यूएट दिस, क्योंकि ये उसके स्कोप में आएगा भाई, AS है, AS के एप्लीकेशंस है, तो ये सब तो ऑडिटर के क्या आएगा, स्कोप में आएगा कि पॉलिसी को कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जा रहा है या नहीं जा रहा। वेदर सच सिलेक्शन इज प्रॉपर एंड वेदर चूजन पॉलिसी हैज बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ऑन पीरियड टू पीरियड बेसिस, कि ठीक तरीके से उसकी सिलेक्शन हुई है और प्रॉपरली उसकी एप्लीकेशन हुई है या नहीं। अंडरस्टैंड दैट financial statement of an entity are prepared on a historical financial information basis. Historical financial information means information expressed in financial terms in relation to a particular entity, derived primarily from the entity's accounting system, about economic events occurring in the past time periods or about economic condition or circumstance at point in time in the past. भैया आपको पता है जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे बनाई जाती है। भाई पास्ट में जो इवेंट्स हो गए, जैसे आप 1 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, 23-24 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो आप 31 मार्च 24 के बाद बनाओगे, इसके बाद बनाओगे। तो यानी कि यहां पर जो आप बैलेंस शीट PL बना रहे हो उसमें जो पास्ट में डेटा हो गया इसी को तो यूज करोगे ना। तो ऑडिटर हैव टू इवैल्यूएट एंड अंडरस्टैंड दिस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कि क्या ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है, क्योंकि अगर यहीं पर ही गड़बड़ होगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिक्कत आएगी, गड़बड़ होगी,
उसमें मिसस्टेटमेंट्स होंगी ही होंगी. फॉर एग्जाम्पल, when purchase and sales are reflected in the financial statements of an entity, these are the example of historical financial information. These are about the transaction which have occurred in the past. Okay. Since financial statements are prepared on the basis of historical financial information, it is logical that audit of financial statement is also based upon the historical financial information. Therefore, audit is based on the historical financial information. देखो, ऑडिट जो होता है ना, वो हमेशा किसका होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का. फ्यूचर का ऑडिट कभी नहीं हो सकता. कि देखो 23-24 का अगर आप ऑडिट करने गए, 31 मार्च 24 के बाद तो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दी. उसके बाद लेट्स से आप मई में ऑडिट करने गए, मई के मंथ में आप ऑडिट करने गए, तो मई के मंथ में आप 23-24 को ऑडिट कर रहे हो, तो आप 23-24 के बारे में तो अपना ओपिनियन दोगे. आप क्या आगे के बारे में भी बता दोगे? 24-25 25-26 में जो होगा उसके बारे में भी बता दोगे. भले ही मैनेजमेंट ने बजट तैयार कर रखे हो, लेकिन उसका ऑडिट थोड़ा ना कर दोगे आप. यानी कि ऑडिट भी हमेशा किसका होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिट भी हमेशा किसका होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. एक होती है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसे बोलते हैं आगे की बातें, बजट फोरकास्ट वगैरह. तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट नहीं होता. उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर अगर कोई काम आता है प्रैक्टिशनर के पास, सीए के पास, तो उसका रिव्यू का काम आता है. ऑडिट नहीं कर सकता. आगे पढ़ेंगे हम इस चीज को कि कभी भी कोई प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है भाई, आगे के आने वाले सालों की बना के दे दी, तो उसका बोल दिया जाए कि इसका ऑडिट कर दो, तो उसका ऑडिट नहीं हो सकता. उसका क्या होगा? रिव्यू होगा. ठीक है. अब होता है जब आप क्वालिफाई करके अपनी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके पास ऐसा काम आएगा. एक क्लाइंट होगा, लेट्स से मिस्टर एक्स, ये आया आपके पास कि सर मुझे बैंक लोन लेना है 1 करोड़ का. अब बैंक ने मुझसे क्या मांगा? सर बैंक ने मुझसे मांगा 23-24 की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये कब आया आपके पास? मई 24 में आ गया. ठीक है, मई 2024 में आया. तो 23-24 के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 24-25, 25-26 इसके मांगे क्या? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. प्रोजेक्शंस बोलते हैं जिसे, कि भाई 23-24 के तो ऑडिटेड, 23-24 तो ईयर कंप्लीट हो गया, इसके ऑडिटेड मांग लिए, और 24-25, 25-26 के प्रोजेक्टेड मांग लिए. अब जो क्लाइंट आया ना, क्लाइंट कहता है कि सर सीए साहब एक काम करना, 23-24 का तो ऑडिट कर ही रहे हो, 24-25 और 25-26 का भी ऑडिट कर ही दो ना लगे हाथ. ये प्रोजेक्टेड में बना, प्रोजेक्टेड कौन बना के दे रहा है? क्लाइंट ही बना के दे रहा है. एक्सपेक्टेड फिगर्स हैं कि भाई ये हो सकता है, सेल मेरी इतनी बढ़ सकती है, परचेज मेरी इतनी बढ़ सकती है, प्रॉफिट मेरा शायद इतना बढ़ जाए, खर्चे में थोड़े कंट्रोल कर सकता हूं, सब एक्सपेक्टेड फिगर्स है. तो ये क्लाइंट क्या कह रहा है कि भाई 23-24 का तो ऑडिट कर ही रहे हो आप, 24-25, 25-26 का भी ऑडिट कर दो ना. क्या तुम ऑडिट कर सकते हो उसका? सर ऑडिट हमेशा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होगा. तो ये जो हुई है ना 23-24, इसका तो ऑडिट हो जाएगा, दैट इज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. लेकिन ये जो 24-25, 25-26 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए हैं, दैट इज नॉट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट नहीं होता, इसका रिव्यू होगा. तो बीइंग अ सी आप क्या बोलोगे क्लाइंट को? आप बोलोगे सर 23-24 क्योंकि साल कंप्लीट हो गया है, सब चीज एक्चुअल है, तो इसका तो आई कैन डू द ऑडिट. लेकिन 24-25, 25-26 का आई कांट डू ऑडिट, क्योंकि ये डेटा एक्चुअल थोड़ी है, तो एस्टीमेट है. एस्टीमेट पे मैं एश्योरेंस कैसे दे दूं? हाँ, मैं ये कर सकता हूं कि जो आपने एस्टीमेट बनाया है इसको रिव्यू कर सकता हूं कि आपके एस्टीमेट आपकी कंपनी के हिसाब से ठीक है या नहीं है. आपने जो एजम्पशंस लगाई हैं वो एजम्पशंस वैलिड है या नहीं है. तो बैंक क्या बोलेगा? बैंक आपसे मांग रहा है कि भाई 23-24 का ऑडिट दे दो, और 24-25, 25-26 के लिए रिव्यू करके आप अपना रिव्यू स्टेटमेंट दे दो. कि रिव्यू में क्या होगा कि भाई जो एजम्पशन एस्टीमेट लगाए गए हैं वो ठीक है या नहीं है. ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू फॉर्म में कि ऑडिट हमेशा किसका होगा? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का. ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये टॉपिक अभी आगे जाकर आई थिंक शायद चैप्टर 11 में कवर होगा ये टॉपिक. ठीक है, बात समझ में आती है? ऑडिट हमेशा किसका होता है? हिस्टोरिकल डेटा का होता है. नाउ ऑडिट में क्या इंक्लूड नहीं होता? खत्म.
कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो ऑडिट के डोमेन में फॉल नहीं करती, जैसे ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द डोमेन of his competence. For example, physical condition of certain asset like that of sophisticated machinery cannot be determined by him. अच्छा, मशीनरी को कैसे रखना चाहिए, कोई मशीनरी कितना चलेगी, उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए, उसे कैसे रखना चाहिए, उसकी फिजिकल कंडीशन के बारे में ऑडिटर नहीं बताएगा, क्योंकि वो उसके स्कोप का काम नहीं है। उसे क्या पता मशीनरी कैसे रखनी चाहिए, वो मशीन का एक्सपर्ट थोड़ी ना। उसे क्या पता इन्वेंट्री कैसे रखनी चाहिए, वो इन्वेंट्री एक्सपर्ट थोड़ी ना। अब सामान है, मान लो पेरिशेबल आइटम्स है, तो पेरिशेबल आइटम्स को कोल्ड स्टोरेज में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, वो ऑडिटर को नहीं पता ना। वो तो किसी जो ये सब चीजें बनाते हैं उनसे पूछो ना, जो केमिकल्स वगैरह कोई नॉलेज रखते हैं, उन वही तो बता पाएंगे ना, भाई ये खाने पीने की आइटम है, जल्दी खराब हो जाएंगी, तो इसे कोल्ड स्टोरेज में रखो, ठीक है। सिमिलरली इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन ऑडिटर टू डिटरमाइन सूटेबिलिटी एंड लाइफ ऑफ सिविल स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग्स। अब बिल्डिंग कितना लंबे समय चलेगी या नहीं चलेगी, उसके लिए ऑडिटर कुछ नहीं बता सकता, उसके लिए सिविल इंजीनियर से पूछो। ऑडिटर कैसे बताएगा भाई, ऑडिटर को तो मैनेजमेंट ने बोल दिया कि मैं लाइफ मान लो 10 साल 15 साल, ऑडिटर उसके बेसिस पे अपना काम कर देगा कि भाई मैनेजमेंट ने एस्टिमेट दिया, हम तो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। जहां ऑडिटर को लगता है कि भाई अनरीजनेबल एस्टिमेट है, तो वहां ऑडिटर क्लाइंट से बोलेगा, खुद नहीं, क्लाइंट से ही बोलेगा कि बिल्डिंग की सिविल इंजीनियर की वैल्यूएशन रिपोर्ट लाके दे दो। मान लो रोहित का ऑडिट कर रहा हूं इसकी कंपनी का, इसकी कंपनी फैक्ट्री बिल्डिंग है, इसने बोला कि मेरी फैक्ट्री बिल्डिंग की लाइफ है 100 साल, हो सकता है बिल्डिंगों की लाइफ इतनी हो जाती है कई बार, 100 साल है, लेकिन मुझे ना अनरीजनेबल लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार इतनी कच्ची बिल्डिंग है, तो 100 साल तो मुझे लगता नहीं ये टिकेगी। तो मैंने इससे क्या बोला, मैंने कहा एक काम करो, सिविल इंजीनियर के पास जाओ और अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग की वैल्यूएशन रिपोर्ट लाके दे दो, मैं उसके बेसिस पर अपना काम कर लूंगा। इसके लिए भी ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड लगाना पड़ता है, 600 की सीरीज में आएगा, यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट, कि कैसे एक्सपर्ट को या अदर्स के वर्क को यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ऑडिटर से एक्सपेक्टेड नहीं है ये सब चीजें, वो बताएगा। This required different skill sets and which may be performed by qualified engineers in their respective fields. आगे, ऑडिटर इज नॉट एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये तो मैंने बताया अभी आपको, भाई कागजों की प्रॉपर नॉलेज होना, 100% सही नॉलेज होना, वो ऑडिटर से एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, वो ये जरूर देखेगा कि वेदर द डॉक्यूमेंट्स आर रिलायबल एंड सफिशिएंट और नॉट, लेकिन क्या वो डॉक्यूमेंट्स 100% ठीक है या नहीं है, उसकी एक्सपर्ट नॉलेज ऑडिटर से एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि ऑडिटर इज नॉट एक्सपर्ट इन ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। The genuineness of documents cannot be authenticated by him because he is not expert in that field. Okay. An audit is not an official investigation into alleged wrongdoing. He does not have any specific legal powers of search or recording statement of witness on oath which may be necessary for carrying out official investigation. देखो, ऑडिटर ऑडिट करने आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आ रहा, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आ रहा तो वो उसके ऊपर कोई लीगल पावर नहीं है। किस चीज की लीगल पावर नहीं है, ऑडिटर किसी को सजा नहीं दिलवा सकता, किसी से, कहते ना उसे, क्या बोलेंगे उसे, अरे जैसे पुलिस वाले करते हैं इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ करते हैं ना, टॉर्चर करके पूछताछ करना, वो चीजें नहीं कर सकता, वो उसकी पावर में नहीं है, क्योंकि उसके पास लीगल पावर्स नहीं है ऑडिटर के पास। ऑडिटर का काम क्या, ऑडिटर का हथियार है सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट, ये समझना। ऑडिटर का जो हथियार है वो क्या है, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट, जो सामने आ रहा है वो लिख दो रिपोर्ट में, सजा दिलवाना है, ये सब चीजें करनी है, वो सब काम गवर्नमेंट का है, ऑडिटर का नहीं है, ठीक है। ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, जो सीआईडी करती थी, सीआईडी ऑडिट करती थी या इन्वेस्टिगेशन करती है, वो तो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, वो सजा दिलवाती है ना, फिर भाई वो अपने साथ पुलिस को इन्वॉल्व करके सजा दिलवाती है फिर, ठीक है भाई, मुजरिम को पकड़ा और सजा दिलवाया। लेकिन ऑडिटर को अगर कोई सजा दिलवानी है वो रिपोर्ट के थ्रू दिलवा देगा, सजा देनी है नहीं देनी वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ऑडिटर ने तो जस्ट क्या करना है, रिपोर्ट करना है। फ्रॉड की भी रिपोर्टिंग जब आप पढ़ोगे 143(12 कि कोई फ्रॉड निकल के आता है कंपनी के केस में, 143(12 लगता है सेक्शन,
तो 143(12) के हिसाब से फ्रॉड की रिपोर्टिंग ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह तक करनी है, ठीक है। लेकिन सजा देना काम गवर्नमेंट का है, ऑडिटर का नहीं है। उसका काम सिर्फ रिपोर्टिंग तक है बस। रिपोर्टिंग के लिए वो अपने सारे प्रोसीजर वगैरह लगाएगा, ठीक है। Audit is distinct from investigation. Investigation is critical examination of the accounts with a special purpose. For example, if fraud is suspected and it is specifically called upon to check the accounts whether fraud really exists, it takes the character of investigation. जो भी मैं आपको कोर्स बता रहा था ना, FAFD, Forensic Audit and Fraud Detection, फॉरेंसिक ऑडिट एंड फ्रॉड डिटेक्शन। यहां पर जब आपको कभी काम मिलेगा, जब आप ये कोर्स क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको काम एज अ इन्वेस्टिगेटर का मिलेगा, क्योंकि वहां पर आप एक स्पेशल पर्पस के लिए जाओगे फ्रॉड डिटेक्ट करने। तो वहां पर जो आपका काम होगा एज अ CID, क्या रहेगा आपका, फ्रॉड को डिटेक्ट करना। तो वहां पर आपको सब काम, मतलब वहां पर आप सजा भी दिलवा सकते हो, सारा इन्वेस्टिगेशन का काम होगा आपका, ऑडिट का काम नहीं होगा फिर, ठीक है। तो ऑडिटर इज नॉट इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में क्रिटिकल एग्जामिनेशन होती है स्पेसिफिक एरिया की। जैसे मुझे लगता है कि मेरी ना सेल्स में गड़बड़ है, तो मैंने किसी CA को बुलाया, मैंने बोला मेरी खाली सेल्स में दिक्कत लग रही है मुझे, तो सेल्स चेक करके बता दो कि सेल में कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो ऑडिटर क्या करेगा, जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं चेक करेगा, सिर्फ सेल देखेगा, परचेज स्टॉक कुछ नहीं देखना, वो सिर्फ सेल को चेक करेगा। सेल से रिलेटेड कोई आइटम चेक करनी है तो वो देख लेगा, लेकिन वो सेल को चेक करके फ्रॉड ढूंढ के देगा ही देगा। अच्छा, जब भी इन्वेस्टिगेशन की बात आ जाती है तो वहां पर ऑडिटर को, इन्वेस्टिगेटर को क्या देना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एश्योरेंस देनी पड़ेगी, गारंटी देनी पड़ेगी कि भी सब कुछ ठीक है, वहां रीजनेबल नहीं चलेगा, ठीक है। क्या CID रीजनेबल देगी क्या, CID तो मुजरिम को ढूंढ के ही निकालेगी ना, वही थोड़ी ना कहेगी भैया 2 बंदे पकड़ लिए, दोनों में से कोई भी हो सकता है, फिर फायदा क्या हुआ उनका। शक तो 2-3 लोगों पे है, उसमें से तो ढूंढना है ना असली मुजरिम कौन है। तो वो दैट इज इन डेप्थ एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट ऑन अदर हैंड is to obtain reasonable assurance whether financial statement as a whole are free from material misstatement, thereby enabling auditor to express an opinion. The scope of audit is general and broad, whereas investigation is specific and narrow, ठीक है। तो यहां से आप एक कंपेयर कर पा रहे हो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। स्कोप में क्या क्या आएगा, coverage of all aspects of the entity relevant to the financial statement, reliability and sufficiency of financial information, proper disclosure of financial information, ओपिनियन एक्सप्रेस करना है ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दीज आर द स्कोप, ये ऑडिट के स्कोप में आएंगी चीजें, क्या, किससे सारे एस्पेक्ट को कवर करना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलेवेंट है, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना है, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुई है नहीं हुई है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना, ये स्कोप में आएगा। स्कोप में क्या नहीं आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना, ये ऑडिटर के स्कोप में नहीं आएगा क्योंकि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्यूटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ द ऑडिटर, कुछ ऐसे काम होता है जो ऑडिटर की कॉम्पिटेंस के बाहर है, जैसे वही बात करते हैं बिल्डिंग को अपना उसकी लाइफ को एस्टिमेट करना, ये सारी चीजें ये ऑडिटर की कॉम्पिटेंस के बाहर है। एक्सपर्टीज इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कि ऑडिटर इज नॉट अ एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए आपको कोई बंदा देखना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन करना, इन डेप्थ एग्जामिनेशन पर्टिकुलर एरिया की एक्सपेक्टेड नहीं है ऑडिटर से, क्लियर है। स्कोप में क्या आता है क्या नहीं आता। अब कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने, पढ़ो। पढ़ना एक बार क्वेश्चन पहला।
देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लालजी भाई हैज परचेज्ड shares of a company listed on NSE. Okay. The audited financial statements of the company provide picture of healthy financial performance, having robust turnover, low debt and good profits. वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है, वहां से एक अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी पोजीशन दिख रही है कंपनी की, कैसे, अच्छी टर्नओवर है, कम डेट है, प्रॉफिट्स अच्छा है, तो ये अच्छी परफॉर्मेंस है. On the above basis, he is absolutely satisfied that money invested by him is safe and there is no chance of losing his money. वो satisfy हो गया, absolutely satisfy हो गया कि उसका पैसा safe रहेगा, उसका पैसा कभी भी, there is no chance कि उसका पैसा डूब जाएगा. Do audited results and audit report of the company provide such assurance to investor like Lalji Bhai? Is thinking of him is correct or not? देखो वो सोच रहा है कि मुझे एब्सोल्यूट एश्योरेंस मिल जाएगी कि मेरा पैसा कभी नहीं डूबेगा, इन्वेस्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैसा सेफ रहेगा. देयर इज नो गारंटी, क्योंकि भाई ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव यही है कि वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है. ठीक है, तो यानी कि उसकी इंटेंशन यहाँ पर ठीक नहीं है, थिंकिंग ठीक नहीं है. ठीक है, तो किस टाइप का एश्योरेंस है, रीजनेबल एश्योरेंस देगा ऑडिटर. ठीक है, ऑडिटर ने बोल दिया कि भाई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रही है, लेकिन अगेन दिस इज द रीजनेबल एश्योरेंस, नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस. अच्छा, ये क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से, अब आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्या बताओगे, ऑब्जेक्टिव. भाई ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट है ना, जो ऑब्जेक्टिव है उसी से ही तो क्वेश्चन है. क्वेश्चंस के लिए क्या करना है आपको, घर पे लिखने हैं, रिटन प्रैक्टिस करनी है आपको खुद से. मैं यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको लिख के फिर मुझे चेक कराने, ये आपका काम है. आज सिर्फ होमवर्क में 3 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये तीनों क्वेश्चन आपको लिखने हैं. ठीक है, कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका देखो, वो जो नॉर्मली आप केस स्टडीज को लिखते हो, मेरा ये मानना है पहले लिखना चाहिए आपको रेलेवेंट प्रोविजन, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन. ये 3 पार्ट में आंसर डिवाइड करो. अब इस क्वेश्चन में आप लिखोगे, ऐसे कोड करोगे, एज पर ऐसे 200 नाम लिखोगे. ठीक है, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर आर दिस दिस दिस, दोनों पॉइंट्स लिख दिए. ठीक है, फिर फैक्ट्स बताओगे कि भाई इसने पैसा इन्वेस्ट किया, कंपनी की पोजीशन अच्छी है, लेकिन वो ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस ले रहा है कि उसका पैसा सेफ है वगैरह वगैरह. कंक्लूजन में क्या दोगे कि भाई बाय अप्लाइंग द अबव प्रोविजंस इट कांट बी सेड दैट जो ये इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है सामने वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस देगी, बिकॉज द ऑडिटर ऑलवेज गिव्स व्हाट, रीजनेबल एश्योरेंस. ठीक है, तो उसको डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए था, उसकी इंटेंशन, उसका व्यू पॉइंट ठीक नहीं है. इस तरीके से आंसर आप प्रेजेंट करोगे. लिखना जरूर, नहीं लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है, पहले समझ लो. पढ़ तो लिया, लेकिन लिख क्या रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता. सब समझ लोगे, सब पढ़ लोगे, लेकिन नंबर कटने कटते लिखने में क्या आंसर लिखना ही नहीं आ रहा. और लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, उसके लिए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको लिख के देखना ही पड़ेगा. जैसे यहाँ पर बुक में भी आंसर दे रखा है, लेकिन वहां पर ना हमेशा आपको एक ब्रीफ दे रखा होगा, एक हिंट दे रखा होगा. क्या कहता है, एन ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड एश्योरेंस टू इन्वेस्टर इन शेयर्स रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ हिज मनी. शेयर प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी आर अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स, वेरियस रेंज ऑफ फैक्टर्स. एन ऑडिट ओनली प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. हेंस द थिंकिंग ऑफ लालजी भाई इज नॉट करेक्ट. ठीक है, ये तो एक हिंट है, इसको प्रेजेंट करना आना चाहिए. अगला क्वेश्चन, Good Deeds Limited is engaged in the business of recycling of waste from dumping grounds on municipal corporation of Indore to usable manure. It is in this way also help in making city clean. क्या काम है इस कंपनी का, हाँ जो वेस्ट वगैरह जो कंपनीज वगैरह क्या करती हैं उसको अपना डंप कर देती है ना, उसको रिसाइकल करती हैं, और रिसाइकल करने से उसे यूजेबल फॉर्म में ले आती हैं, जिससे सिटी भी थोड़ी क्या रहती है, इंडोर की सिटी क्लीन रहती है. ये कंपनी का काम है. ओके. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट बाय जोहा एंड जोहा, अ फर्म ऑफ ऑडिटर, ये एक सीए फर्म है, ऑडिट फर्म है जोहा एंड जोहा. इट इज ऑब्जर्व बाय द ऑडिटर that company has received a notice from central branch of National Green Tribunal for not following certain environmental regulation involving
imposition of hefty monetary penalty on the company. कंपनी को भी नोटिस आ गया किसका, इस बेंच का, सेंट्रल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, कि भी कंपनी इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है, जिस वजह से उन्हें हैवी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। नोटिस आया हुआ इसका, कंपनी ने अभी नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। द ऑडिटर पॉइंट आउट द सेम दैट इट इज नॉट स्टेटेड इन द नोट्स टू अकाउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर बोलता है कि भाई आपको ये नोटिस के बारे में डिस्क्लोज करना चाहिए था और आपने नहीं किया। कंपनी पॉइंट्स आउट दैट ऑडिटर आर गोइंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ देयर वर्क। डज दिस मैटर फॉल विद इन द स्कोप? बोलो, क्या स्कोप में आएगा? यस आएगा। कौन सा पॉइंट बताओगे स्कोप का? अच्छा, पहले वाला बताओगे? पहले वाले का नाम क्या था? कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स। या ये बताओगे प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? आंसर इज प्रॉपर डिस्क्लोजर। थर्ड पॉइंट जो आपका प्रॉपर डिस्क्लोजर, ये तो डिस्क्लोजर का पॉइंट हो गया ना, कि भाई एज अ क्या दिखाएं, एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाए ना। कंटिंजेंट लायबिलिटी इज आल्सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है ना कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर उसे नहीं दिखाया तो यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं किया, तो बताना चाहिए, ठीक है। तो ये स्कोप में आएगा बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। भाई नोटिस आया, भले ही रिप्लाई ना किया हो, लेकिन एज अ कंडीशन लायबिलिटी तो दिखाओगे, ठीक है। लिख लोगे आंसर? लिखना है जरूर। थर्ड इज a huge fire broke out in Noida plant of KT Limited, ठीक है। Plant assets comprising building machinery and inventory were insured from a branch of public sector insurance company। इनका इंश्योरेंस करा रखा था इन्होंने बिल्डिंग मशीनरी और इन्वेंट्री का। Apart from an insurance surveyor who was deputed for assessing the loss, the regional office of the insurance PSU also appointed a CA for verification of books of accounts and financial record of the company। इंश्योरेंस कंपनी ने एक तो अपना सर्वेयर भेज दिया कि भी जाके लॉस को देखो कि कितना लॉस हुआ, साथ साथ उन्होंने एक सीए भी अपॉइंट कर लिया कि जाओ इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वेरिफिकेशन करो, इनके रिकॉर्ड्स की वेरिफिकेशन करो, एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी एंड सर्कमस्टांस सराउंडिंग द लॉस। He was also requested to submit an early report. Would the report is in the nature of audit report? क्या ये ऑडिट रिपोर्ट है? बताओ। इंश्योरेंस कंपनी ने एक सीए को अपॉइंट किया और बोला कि इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करो रिगार्डिंग दैट लॉस। लॉस से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो रिकॉर्ड्स वगैरह उसको वेरीफाई करो। अब क्या होता है ना, लॉस में जब इन्वेंट्री वगैरह चली है तो स्टॉक वेरिफिकेशन वगैरह करनी है, भाई कितना स्टॉक था, कहीं स्टॉक फेक तो नहीं दिखा दिया इन्होंने, तो उसके लिए वो सीए अपॉइंट किया कि भाई 3-4 महीने, जैसे मान लो आग लगी है लेट से 1 जुलाई 2024, अब 31 मार्च 24 को ऑडिट हो गया होगा, 31 मार्च 24 तक का ऑडिट हो गया होगा, वहां पर एक क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आ रही होगी, मान लो आ रही है 2 करोड़ रुपए। अब ये 3 महीने में कुछ सेल परचेज हुई होंगी, उसके लिए एक सीए अपॉइंट कर लिया गया कि 3 महीने में जो सेल परचेज हुई है ना, इनकी बुक्स को वेरीफाई कर लो कि ठीक है या नहीं है, कहीं उल्टी सीधी कोई भी फिगर दिखा देंगे वो तो कह देंगे 5 करोड़ का स्टॉक था जी, तो उसको वेरीफाई कर देंगे, उन्होंने एक सीए अपॉइंट किया। अच्छा, सीए को ये नहीं बोला कि तुम्हें पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करके लाना है पूरे साल का, नहीं, वो कह रहा है लॉस से रिलेटेड आपको बुक्स की वेरिफिकेशन करनी है, रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना है, कोई और सर्कमस्टांस है उसकी वेरिफिकेशन करनी है, क्योंकि आप इन अकाउंटिंग नॉलेज को रखते हो। और कंपनी कहती है हमें जल्दी से जल्दी क्या दो, रिपोर्ट दो, क्योंकि हमें क्लेम रिलीज करना है। तो क्या ये जो रिपोर्ट देगा सीए, ये ऑडिट रिपोर्ट मानी जाएगी? बोलो, क्या ये ऑडिट रिपोर्ट मानी जाएगी? क्या ये इन्वेस्टिगेशन है? बोलो, क्या ये इन्वेस्टिगेशन है या ऑडिट है? बताओ। दिस इज एन इन्वेस्टिगेशन। स्पेसिफिक पर्पस हो गया ना, स्पेसिफिक पर्पस हो गया ना। पर्पस क्या हो गया कि भैया लॉस से रिलेटेड बुक्स को वेरीफाई करना है, तो इन डेप्थ करना पड़ेगा। वहां पर ऑडिटर ये नहीं बोल सकता कि 3 महीने की चीजों में भी मैं कुछ ये चेक करूंगा, रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं, नहीं। फिर उसने अपॉइंट ही क्यों किया अगर रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए तो?
प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए, एब्सोल्यूट एश्योरेंस के लिए तो पॉइंट किया, तो इट इज इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नॉट इन द ऑडिट। इट दैट्स व्हाई जो रिपोर्ट सबमिट होगी वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जाएगी, ना कि ऑडिट रिपोर्ट जाएगी। ठीक है, तो लिखता है ये अपॉइंटमेंट फॉर सीए फॉर वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द लॉस इज for a specific objective to determine the genuineness of loss and any issue affecting the liability of the insurance company. It is in the nature of investigation, not in the nature of audit report. Clear है? चलो, तो फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगली क्लास में हम करेंगे इनहेरेंट लिमिटेशंस टू ऑडिट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी ऐसे 200 तक कवर्ड है। फिर उसके बाद हमारी कुछ आएंगी, फिर थोड़ी बेसिक बेसिक बातें आएंगी, सिंपल सिंपल सी, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो भी पढ़ा है उसको पढ़ना जरूर, और क्वेश्चंस को लिख के देखना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।